क्या ट्रॉमा 100% हील किया जा सकता है अगर किसी को बचपन में कोई चीज़ का ट्रॉमा है? याद रखिएगा, यह एक लर्नड बिहेवियर है। कोई इवेंट आपके साथ घटी, उस इवेंट को आपने डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज किया और उसे यहाँ पर रख लिया। उसकी इंटेंसिटी आपके हार्ट में और आपकी बॉडी में फिक्स हो गई है। अगर आप इसको भूलना चाहते हैं तो बॉडी रिएक्ट कर देती है, क्योंकि इट हैज़ बिकम योर मसल मेमोरी। सही बात तो यह है कि अब आपको यहाँ पर आपको सिर्फ 5 मिनट की टेक्निक करनी है। तो मैं एक एक स्टेप को बता देता हूँ। वी आर द प्रिजनर नॉट ऑफ आवर एक्शंस, वी आर द प्रिजनर ऑफ आवर स्टेट्स। सो बेसिकली हमें अलग अलग स्टेट्स में अगर ऐसा पर्सन ग्रो करना है तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। अगर आपके पास एग्जाम के दौरान आपके पास हमेशा डर की ऑप्शन रही या स्टेट रही, तो हर बार आप गलती करके आएंगे, सिली मिस्टेक करेंगे। जब एक बच्चा 60% लाता है स्कूल में, तो कभी का आपने सोचा है कि वो ऊपर वाले ने, ऑल माइटी ने 100% बनाकर भेजा था और एक टीचर उसे 60% बना रही है। इसलिए पेरेंटिंग एक बहुत कला है और हर एक स्कूल में सबसे पहले ही सिखाई जानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, शादी तब तक करो ही मत जब तक पेरेंटिंग के रूल्स ना सीख लें। आपका पूरा इतना एक्सपीरियंस है एनएलपी का, आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा, उनके अंदर भी आपने कुछ पैटर्न्स नोटिस करे होंगे। देखिए, जब भी आप किसी भी सेलिब्रिटी को, यानी कि जो आदमी एक लेवल पर पहुंच चुका है, आप उसके माइंड को जरूर स्टडी करना शुरू करें। लेकिन अगर हम जब बड़े बड़े क्लेम्स करने जाते हैं, अगर बोलते हैं एनएलपी से ये सब हो सकता है, तो कई लोग उसको नेगेटिव भी लेते होंगे, यार ये झूठ भी बोल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बोलेगा कि हाँ, बिल्कुल। जब भी आपको जीतने वाला पैटर्न चाहिए तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है एनएलपी से? तो इसे हम इस टेक्निक को हम एज इफ भी कहते हैं। तो और क्वेश्चन था जो कई बार लोग है ना पूछते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं कुछ तो मुझे चीज़ रोक रही है, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये सब बेकार की बात है। इनसाइड आउट है मोटिवेशन आपका, आउटसाइड इन नहीं है कि मैंने 5 मोटिवेशन की चीज़ें पढ़ ली। नहीं, इनसाइड आउट बताइए आपका वाई क्या है। व्हाट इज योर व्हाई? आपने इतनी सारी काउंसलिंग दी है, कभी ऐसा हुआ आपने काउंसलिंग देते देते सामने वाली पर्सन शी फेल इन लव विद यू? 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो राम सर, वेलकम बैक अगेन। हमारे आई थिंक 3-4 पॉडकास्ट तो हो चुके हैं और मुझे लगता है 100-150 भी हो सकते हैं। इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे एंगल्स रहते हैं। एनएलपी मुझे लगता है सर पूरे एक लाइफ का ही क्रक्स है, हर चीज़ आ जाती है उसके अंदर, तो इसलिए क्वेश्चंस भी आते ही रहते हैं, आंसर्स भी होते ही रहते हैं। आज हम थोड़ा सा हटके करने की कोशिश करेंगे सर, थोड़े सेलिब्रिटीज से रिलेटेड भी बातें करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आपका पूरा इतना एक्सपीरियंस है एनएलपी का, आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा, उनके अंदर भी आपने कुछ पैटर्न्स नोटिस करे होंगे और उन पैटर्न्स के ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो चलो मेरे दिमाग में भी जैसे फॉर एग्जाम्पल रामदेव बाबा का एग्जाम्पल आ रहा, अभी रिसेंटली उनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, तो इनके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? मतलब वो क्या एनएलपी का कुछ उसमें भी कुछ रोल है, क्या है? देखिए, जब भी आप किसी भी सेलिब्रिटी को, यानी कि जो आदमी एक लेवल पर पहुंच चुका है, आप उसके माइंड को ज़रूर स्टडी करना शुरू करें। लेकिन ये नहीं, जब मैं स्वामी रामदेव को देखता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो योगा के टीचर हैं, बिल्कुल भी नहीं देखता हूं, या वो आयुर्वेदा बेच रहे हैं। बल्कि मैं देखता हूं कि उनके माइंड के अंदर ऐसे क्या पैटर्न है जिसके कारण वो कुछ भी करेंगे वो यूनिकली करेंगे। यह चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है। जहाँ तक वो कंट्रोवर्सी की बात है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं मेरे दर्शकों को जो फ़ायदा हो जाए मैं उसके बारे में बताऊंगा। जब भी आप रामदेव को देखो तो उनके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास अंग्रेजी भी नहीं आती है, वो IIM भी नहीं पढ़ के आए, वो IIT भी नहीं करके आए। सही बात तो यह है कि उनके पास बहुत बड़ी स्किल भी नहीं थी जो शुरू में पहले दिन, ठीक है ना। और उन्होंने जो स्किल देनी भी शुरू करी तो वो भी फ्री में देनी शुरू करी थी, भाई इस नाक से सांस लो, इससे छोड़ो। लेकिन उस आदमी की एक खास बात है कि जिसको हमें देखना होगा। पहली चीज़ है कि जब मैं उस आदमी को डिकोड करता हूँ, उसके माइंड को डिकोड करता हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP 2.0 से, या मेरी अपनी जो 34 सालों की स्किल्स हैं NLP की, और किसी भी आदमी को मैं देखता हूँ कि वो जहाँ पर भी पहुँच रहा है क्यों पहुँच रहा है, तो पहली चीज़ मिलती है कि उसका एक बिलीफ है उसके पास कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं हो सकता, उसे कभी भी आप बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक बड़े बाप के बेटे हों, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े स्कूल में पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े कॉलेज के प्रोडक्ट हों, ज़रूरी ये भी नहीं कि आपकी बहुत कम्युनिटी बहुत बड़ी हो कि भाई आप IITian हैं तो सब IITian आपको लाइक करेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि आप जीरो से उठकर आप हीरो बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको मासिस के साथ जुड़ना है तो मासिस की लैंग्वेज को यूज़ करना है, उन्हीं के एनेक्डोट्स, उन्हीं की स्टोरी को के साथ जुड़ना है। याद रखिएगा, जब भी आप रामदेव को
आई मीन देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने मॉडलिंग करी है, तो मैं स्वामी रामदेव को, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत सक्सेस है उसमें स्वामी रामदेव का एक बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, कैसे? ये नहीं कि वो मुझे योगा सिखाए या उन्होंने मुझे आयुर्वेदा सिखाया, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, नहीं मैं कभी उनके इंस्टीट्यूट में गया। और सही बात तो ये है कि उनके प्रोडक्ट को जैसे सभी यूज़ करते हैं उतना ही मैं कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ से मैं एक चीज़ को देखा है जीशान, वो ये है कि उनके पास एक बिलीफ है, और उस बिलीफ उस वैल्यू को हमें सबको जीना चाहिए। वो ये है कि ही इज़ कंसिस्टेंट एंड ही इज़ लाउड अबाउट हिज प्रोडक्ट, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा लाउड होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो दूसरों के अंदर एक इनकलकेट कर देते हैं, एक इम्प्लांट कर देते हैं बिलीफ को कि जब मेरे प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे तो ये रिजल्ट ज़रूर आएगा। याद रखिएगा, यह एक प्लेसिबो इफेक्ट है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से लाउड हैं और वो उस लाउडनेस को कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं। वही एनर्जी मुझे अब से 20 साल पहले दिखाई देती थी और वही कंसिस्टेंसी मुझे आज दिखाई देती है, यानी कि वो कितने कंसिस्टेंट है। यहीं पर ये अगर इस चीज़ को दो लोग ले लें, जब मैंने एनएलपी को शुरू किया मैंने इस बिलीफ को ले लिया था कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड आई हैव टू बी लाउड। मैं लाउड रहकर ही एनएलपी जैसे सब्जेक्ट को इंडिया में बसा सकता हूँ या शुरू कर सकता हूँ कि भाई एनएलपी तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर देगी, इस माइंडसेट को ठीक कर देगी, इस बिज़नेस को ठीक कर देगी, आपकी एंग्जाइटी से बाहर ले आएगी। और मेरा ये बिलीफ लोगों के बिलीफ को बेहतर करता रहा। तो मैं रामदेव से ये कहूँगा कि वहाँ से आप 2-3 चीज़ों को सीखेगा कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं। नंबर 2, लोगों से जुड़ने के लिए आप उनकी भाषा का प्रयोग करें। और तीसरा ये भी है कि बी लाउड एंड बी कंसिस्टेंट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा लाउड रहें, जोर से अपनी बात कहें और लगातार कहते रहें। राइट। एक चीज़ ये भी थी राम सर, अगर हम जब बड़े बड़े क्लेम्स करने जाते हैं, अगर बोलते हैं एनएलपी से ये सब हो सकता है, तो कई लोग उसको नेगेटिव भी लेते होंगे, यार ये झूठ भी बोल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बोलेगा कि ये झूठ हाँ है? बिल्कुल, आपको याद रखिएगा 20% लोग तो चाहे आप उन्हें अमृत ही बांटे ना, वो आपको गाली देंगे क्योंकि उनके पास वही है। उससे आप बुरा ना माने। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आपको इतने हेट कमेंट मिल जाते हैं कई बार, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हो? मैंने कहा इसमें हैंडल करने की क्या बात है, जो जिसके पास है वही तो मुझे देगा। लेकिन कमाल की बात है कि वो दे रहा है जो भी उसके पास है, यानी कि वो तो दे तो रहा है ना, इसका मतलब वो अपने पास नहीं रखना चाहता। मैंने उसको इतना तो ट्रिगर कर दिया है। तो याद रखिएगा, जब ऐसा कुछ बोलते हैं इस क्लेम के बारे में, तो मैं उनसे कहता हूं कि याद रखिएगा, जीवन में एक वर्ड है प्रीसपोजिशन। प्रीसपोजिशन का मतलब ये होता है कि आपने मुझे कोई थॉट दिया कि भाई इस रास्ते से आप जयपुर पहुंचेंगे, तो मैं चलकर देख लेता हूं। अगर मैं इस रास्ते से जयपुर पहुंच गया और बाकी रास्तों से वो बेहतर है, तो मेरे लिए तो वो एक अच्छा बिलीफ बन गया। आप मुझे ये कहते हैं कि इस काम को करने से ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना, और मैं धीरे से करके देख लेता हूँ ना। लेकिन अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे वही रिजल्ट चाहिए और मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो मैं किसी भी बिलीफ को एकदम से नहीं लेता, चाहे वो कोई भी मुझे दे। मैं कभी भी किसी चीज़ को फेस वैल्यू पर नहीं लेता हूँ जीशान, मैं हमेशा उसको आजमा कर देखता हूँ। इसे हम बेसिकली प्री सपोजिशन कहते हैं, यानी कि पहले मैं ये मान लेता हूँ कि ये काम करेगी, इसे करके देख लेते हैं, और जैसे ही वो रिजल्ट आ जाता है कि वो काम कर रही है, तो इट बिकम्स माई बिलीफ। तो इसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं पड़ती। सो ट्रू। लेकिन ये जिस पे हमारा बिलीव है, हमें उसके लिए लाउड एंड क्लियर होके बोलते रहना चाहिए। Exactly. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि Exactly. किसी ने बोल दिया कि तू मतलब गलत है तो हम चुप हो जाना, हम बैकफुट पे आ जाए, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी ये नहीं गलत हो करना जाएगा। चाहिए, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। हम यही गड़बड़ करते हैं। हमारे पास जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई अपनी काउंसलिंग लॉन्च करते हैं, कोई अपनी यूट्यूब लॉन्च करते हैं, तो कई बार हम 2, 4, 10 कमेंट से डर जाते हैं। याद रखिएगा, जीवन में पहली चीज़ एक और भी मैंने सीखी है, वो मैंने पढ़ी भी थी और मैंने स्वामी रामदेव से भी सीखी, जहाँ सेलिब्रिटी की बात करते हैं। वो ये था कि याद रखिएगा, जब भी आप किसी बात को शुरू करेंगे, किसी बिलीफ को दुनिया को देंगे, तो पहली बात यह है कि लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। अगर आप उस मजाक को उड़ते हुए अपने या सेल्फ इमेज को बर्बाद कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है उस मजाक से, तो आप वहीं रुक जाएंगे। यह एक आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। याद रखिएगा, सबसे पहले दुनिया आपकी मजाक उड़ाएगी, लेकिन अगर आपने उस मजाक को हैंडल करना सीख लिया है, तो दूसरी चीज़ है कि वो दुनिया आपको वायलेंटली अपोज करेगी, यानी कि हिंसा के साथ आपको अपोज करेगी, आपका अपोजिशन बनेगा। उस समय पर बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, वो डर जाते हैं, उसे उनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। मुझे भी लोगों ने डराया था कि ये कहाँ चलेगी, क्या तुम सिखा रहे हो, कौन इस पर यकीन करेगा। लेकिन मैं अपनी बात पर लगा रहा, और उसके बाद जब आप अपने बिलीफ पर लगे रहते हैं और फिर अपना रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर रेफरेंस को क्रिएट करते हैं कि यस मैं कर रहा हूँ, तो फिर वही लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। तो पहली चीज़ है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर वो वायलेंटली अपोज करते हैं और उसके बाद वो आपको फॉलो करने लगते हैं। राइट, एग्जैक्टली। सर, ऐसे ही मैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में नाम लूँगा, और मैं चाहता हूँ क्विकली आप बताओ एनएलपी के क्या लेसन हम उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी।
अमिताभ बच्चन के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आप 80 साल की उम्र में भी जवान दिलों की धड़कन बन सकते हैं। जब मेरा फ्लैट वहीं है आसपास, मैं जब भी संडे को देखता हूँ या जिस दिन वो अपना दर्शन देते हैं तो मैं देखता हूँ कि जो भीड़ है वहाँ उनका फ़ोटो लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, वो बूढ़े लोग नहीं हैं, अच्छा, वो जवान हैं। कोई 25 साल का लड़का है, कोई 18 साल की लड़की है। और मैं एक ही चीज़ वहाँ से सीखता हूँ, वो ये है कि आई मीन यू कैन बी द प्रिंस चार्मिंग ऑफ द यंग हार्ट्स। आप जवान दिलों की धड़कन बने रह सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि अभी तो मैं भी 65 का हूँ, अभी तो मेरे पास भी 20 साल है। हाँ, नाइस, वेरी नाइस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बात करें, क्योंकि मुझे कन्वर्सेशन में पता चलता है कि वो आपके आसपास गांव के ही ये बंदे हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं उनके बारे में एक ही बात कहूँगा कि देखिए, जिस इंडस्ट्री में एक बहुत खूबसूरत आई मीन स्मार्ट चेहरा चाहिए, वो उसके पास नहीं है। जो हाइट चाहिए वो भी नहीं है, अक्षय कुमार की तरह। ऋतिक की तरह डांस चाहिए वो भी नहीं है। शाहरुख की तरह एक रोमांटिक फेस या डायलॉग डिलीवरी चाहिए वो भी नहीं है। ठीक है ना? और कमाल की बात है, उसके पास बहुत बड़ा कोई गॉड फादर भी नहीं है। उसके बाद भी आप उस इंडस्ट्री के बादशाह बन सकते हैं। राइट। इसका मतलब है कि आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपका बिलीफ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर दुनिया कह रही है कि ओड्स आर अगेंस्ट यू, इवन देन यू कैन प्रूव दैट यू कुड बी द बेस्ट और द किंग ऑफ दैट इंडस्ट्री। मैं ये मानता हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट बॉय। तो वही जो एक चीज़ उनके पास है वो है बिलीफ, अपने ऊपर बिलीव रखना। उसके पास एक ही बिलीफ है कि ये आई मीन इतने ओड्स मुझे नहीं रोक सकेंगे। मतलब उनके पास एक प्रूव करने की इच्छा है बड़ी तेज। आईपीएल का सीजन चल रहा है। आईपीएल में आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट, अभी तो धोनी काफ़ी रिटायर, ऑलमोस्ट उनकी काफ़ी एज हो गई, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, बट धोनी मुझे हमेशा से ना काफ़ी पसंद आया। तो उनके बारे में आप क्या बोलोगे? धोनी मुझे भी बहुत आई मीन पसंद है, और कई बार ऐसा मन करता है कि आई शुड मीट हिम, काश मैं उसे कभी मिलूं। दे आर वेरी आई मीन डिफरेंट पीपल, नो डाउट अबाउट इट, दे आर वेरी बिजी ऑल्सो, बट लेकिन मैंने धोनी से एक ही चीज़ सीखी है कि आप किसी भी मैच को जो ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकल जाएगा और दुनिया को ये लग रहा है कि अब ये नहीं बचेगा, आप उसे अंतिम बॉल पर भी जीत सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। एंड कुछ मेरी चीज़ें सक्सेस की बिल्कुल ऐसी हैं कि जहां लास्ट बॉल पर मुझे अपनी लाइफ में जीतने का मौका मिला है, और ये क्रेडिट मैं धोनी को देता हूं कि वहाँ से मुझे इस खूबसूरत मोमेंट को या इस खूबसूरत बिलीफ को सीखने का मौका मिला। एमएस धोनी से सर मेरे को एक चीज़ याद आ गई, और मेरे को बहुत उनकी चीज़ पसंद है। उसका मतलब कैप्टन कूल, कामनेस रहती ना बंदे में, कितना भी प्रेशर, वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ भी हो रहा है यार, उन्होंने वो जोगिंदर सिंह को दे दिया, मतलब जोगिंदर सिंह है, क्या नाम है मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर उन्होंने वो बॉलर को दे दिया। एक पैटर्न है उनका भी, एनएलपी की भाषा में वही इसमें पैटर्न। दो चीज़ें हैं। एक, जब भी आपको जीतने वाला पैटर्न चाहिए तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है एनएलपी से? याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी जीत को आप लेना चाहते हैं तो आप कभी सुनील गावस्कर को लास्ट मोमेंट में सुनिएगा, और वो हारने वाली टीम के बारे में कई बार एक ही बात कहते हैं कि इन लोगों को देखो, दे आर बिहेविंग एज इफ़ दे हैव लॉस्ट द मैच। ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मानो ये अपने मैच को हार चुके हैं। इनके कंधे डाउन हो चुके हैं, इनके चेहरे के रंग बदल चुके हैं, इनकी चाल बदल चुकी है। अगर आप कभी भी कैप्टन कूल या प्लेयर कूल बनना चाहते हैं, इवन अपने बिजनेस में भी आप लास्ट मोमेंट पर जीतना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि अब आपके हाथ से सब कुछ निकल रहा है, उस समय एक टेक्निक है जिसको मैं इंस्टेंट स्टेट आई मीन क्रिएटर कहता हूँ, यानी कि इंस्टेंट में अपनी मनोदशा को बदल दें आप। और उसका एक रूल है कि आप अपने कंधों को सीधा करके, स्पाइन को सीधा करके, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करके आई मीन लेफ्ट में ऊपर की तरफ देखें अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, या फिर राइट में देखें अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, और विजुअलाइज करें कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आप देख रहे हैं ऐसे करके, और एक लंबा सा सांस लेते हुए इंटरनल डायलॉग को बदल दें। इंस्टेड ये कहने के कि भाई मैं हार रहा हूँ, ये कहना शुरू करें एज इफ़ आई एम विनिंग इट। तो इसे हम इस टेक्निक को हम एज इफ़ भी कहते हैं। द मोमेंट यू चेंज इंटरनल वर्ल्ड, आप फेशियल एक्सप्रेशन को बदल दें, आपकी 80 मसल्स जो फेस की हैं वह आपके माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं। हमें अपने बच्चों को ये बताया जाना चाहिए। हम पूरे साल उनको पढ़ाते रहते हैं, उनको होमवर्क करवाते रहते हैं, उनको पनिश करते रहते हैं, उनको ताने मारते रहते हैं। कभी एक भी पेरेंट्स मुझे नहीं मिलता, एक भी पेरेंटिंग करता हुआ आदमी नहीं मिलता जो उसे ये बता दे कि अगर तुम्हारी स्टेट एग्ज़ाम में बिगड़ गई तो कैसे ठीक करें। और मैं उस बच्चे से कहता हूँ कि इसे 5 मिनट में मैं कर देता हूँ। और 5 मिनट में मैं पेरेंटिंग में एक ही चीज़ सिखाता हूँ, एग्ज़ाम के लिए जो करता हूँ कि बेटा एक कंधे सीधे करके बैठ जाना उस चेयर पर, उस टेबल पर जहाँ पर तुम्हें अभी पेपर या नोटबुक मिलने वाली है लिखने के लिए, और कंधे सीधे करके एक लंबा सा सांस लेते हुए इंटरनल डायलॉग क्रिएट करना दैट आई एम द विनर टुडे।
ठीक है ना। और चेहरे पर भाव लाना, मानो तुम एक विजेता हो, और एक पिक्चर बना लेना कि तुम यू आर राइटिंग योर क्वेश्चन पेपर एंड यू आर बिकमिंग द टॉपर। जस्ट 40 सेकेंड ऐसे रखना और इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपके अंदर जितनी भी आपने पढ़ाई करी वो सारे रिसोर्सेज आपके पास आ जाएंगे और आपके हाथ में एक नया जोन आ जाएगा। बेसिकली याद रखिएगा, एक चीज़ हमें समझनी होगी, इन सभी सेलिब्रिटी के साथ एक चीज़ खास बात है, यह सभी के पास जब भी वो अपना बेस्ट देते हैं, याद रखिएगा उनकी स्किल सारी की सारी काम नहीं आती। स्किल तो कई बार विराट कोहली के पास भी रहती है, लेकिन कई बार वो स्किल काम नहीं आती जब वो आप फॉर्म में नहीं होते, जोन में नहीं होते। याद रखिएगा, जोन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। 50% आपकी स्किल है, 50% आपका जोन है। ये 100% आपका रिजल्ट है। वो बच्चे की लाइफ में भी है, वो हस्बैंड्स की लाइफ में भी, वो वाइफ्स के हाल में, वो किसी भी आदमी के। गड़बड़ ये होगी कि हम स्किल कर रहे हैं, लेकिन स्टेट कौन बनाएगा? यू आर द सेम पर्सन, द स्टेट चेंजेज, यू चेंज। सो ट्रू सर। मैं इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, मुझे लगता है इसके ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है। हम जब न्यूज़ भी आती है, जो टॉपर है टॉपर है टॉपर है, वो बच्चा टॉपर दिखाया जाता है, लेकिन अगर उसका स्टेट देखे ना एनएलपी के हिसाब से अगर देखे, तो वो कितना सैड सा लगता है। कई बार आपने देखा है टॉपर्स को ऐसे बेचारे झुके हुए रहते हैं, ऐसे सैड से रहते हैं। टॉप कर लिया है, फर्स्ट आ गया है, फिर भी उनका स्टेट कहीं से वो अंदर से ऐसे खोखले हो गए लगते हैं, मुझे ऐसा कई बार लगता है। और मुझे लगता है वो उसका वही कई बार रीजन, क्योंकि इतना प्रेशर उन्होंने पढ़ाई का लेके रखा है। आपको लगता है ऐसा, ये सब चीज़ की वजह से होता है? आपको लगता है ऐसा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पर एनएलपी को समझना होगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि आपको एक बर्डन्ड चाइल्ड का सिंड्रोम समझना होगा। बर्डन चाइल्ड। हाँ, कई बार हम अपने बच्चे को जब बड़ा कर रहे होते हैं तो उसको इतना बर्डन्ड कर देते हैं अपनी उसकी आइडेंटिटी से ही। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है हमारे घर में है और हम बहुत अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चा किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, तो हम एक आइडेंटिटी दे देते हैं उसको, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। पता है, आपने ये आइडेंटिटी देकर उस बच्चे को बर्डन दे दिया है, यानी कि अब वो इस आइडेंटिटी में जिएगा। गॉट माई पॉइंट। और कुछ चीज़ें वो इंटेलिजेंट किस चीज़ में, मैं बताता हूँ। उसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, जूलॉजी है, बॉटनी, इंग्लिश है, और क्या, ठीक है ना, म्यूजिक होगा, और उनमें 5 या 6 सब्जेक्ट में वो टॉपर है, मैं मान लेता हूँ। आपने इंटेलिजेंट बता दिया। लेकिन कल अगर उसको ज़रूरत पड़ती है लाइफ में और उसको कॉमर्स सीखना है, तो उस कॉमर्स को सीखते हुए लास्ट में है, उस समय वो अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहता, तो वो एक बहाना बनाएगा उसका सबकॉन्शियस, वो नहीं बनाएगा लॉजिकली, तो कहेगा हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, पर अनकॉन्शियस एक गेम खेलेगा कि यहाँ पर तो तुम्हारी आइडेंटिटी वो नहीं है जिस बर्डन को, जिस गार्बेज को तुम लिए घूम रहे हो। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ मुंबई में जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आई केम हियर इन 2015, और मुझे एक फैमिली ने कफ परेड नाम की एक जगह है यहाँ पर साउथ बॉम्बे में, सोबो में, ठीक है ना, अवंता शायद वहाँ एक होटल है, उसके बगल में ही एक बहुत बढ़िया कॉलोनी है, और उनका पेंट हाउस वगैरह है, तो दे आर वेरी बिग पीपल, आई विल नॉट नेम। तो इस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरा पोता है, मुझे उससे आपकी काउंसलिंग करानी है, वी आर हैविंग बिग बिग टर्नओवर, लेकिन ये बच्चा हमारे बिजनेस में नहीं आना चाहता। मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। जब मैं बात कर रहा था, हम लंच कर रहे थे, फिर हमने चाय करी, फिर हम दोस्त की तरह बन गए, और फिर मैं धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। तो पता है वह बिज़नेस में क्यों नहीं आना चाहता था अपने दादा के, और उस बड़े एम्पायर को क्यों नहीं संभालना चाहता था? उसने कहा कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर ये है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, बहुत ही अच्छे कॉलेज से MBA किया हूँ। इन्हें लगता है कि मैं इस बिज़नेस को डबल करूँगा, ट्रिपल करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं फेल हो गया तो आपको लगता नहीं कि फिर मैं अपराध गिल्ट में पहुँच जाऊँगा? एंड आई सेड दिस इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी बर्डन। लेकिन उस बच्चे को आप एक नई आइडेंटिटी दे सकते हैं कि ये बच्चा जिस चीज़ को भी शुरू करता है पूरी तरह से कंप्लीट करता है बढ़िया तरीके से, यानी कि उसे डिफरेंट तरीके से रिफ्रेम कर सकते हैं, उसको रिवार्ड भी मिल रहा है। लेकिन आइडेंटिटी कई बार, जो सैडनेस की बात यह है कि कई बार हम बच्चे को, गड़बड़ ये होती है कि हमें जब बच्चे को पालते हैं तो हमें यही नहीं पता होता है कि उसकी चाइल्ड स्टेट क्या होती है, एडल्ट स्टेट क्या होती है, टीनेज स्टेट क्या होती है। बच्चे को जब जब एक छोटा बच्चा होता ना, फॉर एग्जांपल आपके घर में छोटा बच्चा आया, तो वो कुछ दिन तक एक चाइल्ड स्टेट में रहेगा। वो कहेगा पापा मुझे ये काम करा दो, मुझे ये काम करा दो, मेरा शू लेसिस बांध दो, मेरा बैग लगा दो, मम्मी मुझे सड़क पार करा दो। तो उसके पास हमेशा एक डिपेंडेंस स्टेट है, और उसके पास एक ही वर्ड है वाई। पापा ये क्यों है, ये क्या है, ये क्यों है। ही वांट्स टू क्रिएट हिज वर्ल्ड, और उसके बाद लॉजिक नहीं है। आपने उसने कहा पापा ये क्या है, आपने कहा बेटा ये वाटर बॉटल है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा ये वाटर बॉटल है, फिर वो बताएगा अपने फ्रेंड को पता है ये वाटर बॉटल है, ठीक है ना। बस उसने अपनी मेमोरी क्रिएट कर ली। अब ये बच्चा जब टीनेज में आता है, 13 में आता है, 12 ईयर का हो जाता है, तो अब इसकी एकदम से स्टेट बदल जाती है। अब ये
पहले तो इसके पास ये क्या है, ये क्यों है। अब इसके पास आ जाएगा वर्ड वाई नॉट। पहले था ये वाई, ये क्यों है। अब आएगा इसके पास वाई नॉट। अब उससे कहोगे बेटा बाहर ज़्यादा देर तक मत रुका करो, वाई नॉट। बेटा बियर नहीं पीना आपको, वाई नॉट। बेटा देर तक टीवी नहीं देखना, वाई नॉट। बेटा देर तक आपको नहीं सोना है, वाई नॉट। तो वाई नोट पर आ जाएगा और उसकी जो स्टेट थी डिपेंडेंस की वो इंडिपेंडेंस आ जाएगी। मैं अपने आप कर लूँगा। आप कहेंगे भाई ऐसे मैं सिखा देता हूँ, नहीं मैं अपने आप करूँगा। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो दैट ही हैज़ ग्रोन अप। यहाँ पर याद रखिएगा, पेरेंट्स को, उस बच्चे को अगर आपने सारी चीज़ें अपने आप करने के बाद वहीं का वहीं रोक दिया तो वो चाइल्ड स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये इवोल्यूशन की स्टेट है। वो बच्चा जो टॉपर है कई बार इसलिए परेशान रहता है कि वह सब्जेक्ट का तो इंटेलिजेंट हो गया है, लेकिन मनुष्य के रूप में, आदमी के रूप में उसका इवोल्यूशन नहीं हुआ है। उसके बाद जब यहाँ पर आप उसकी पेरेंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसके फादर मदर ना बने, दोस्त बने। आप उसे बताइए कि देखिए मेरी कम्युनिटी, मेरे धर्म या मेरी जाति या हमारे खानदान की या मानव मूल्य ये हैं, ठीक है ना, लेकिन इनके बाहर तुम्हें नहीं जाना है। जाओगे तो बेटा ये नुकसान हो जाएगा, हमें भी और तुम्हें भी। तो आपको वैल्यू सिस्टम समझाना है उसको और दोस्त बनना है, ठीक है ना। तो उसको धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेंड करना है। यहाँ पर अगर आप उसके ज़्यादा मम्माज रूल्स बना दिए तो वो फिर वहीं का वहीं आ जाएगा और वो मम्माज बॉय बनकर रह जाएगा। इंटेलिजेंट तो हो जाएगा पर वो जीवन में बड़ा आदमी नहीं बनेगा। इसके बाद तीसरी स्टेट आती है और वो है एडल्ट स्टेट। जो आपने कहा ना कि कई बार आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो वो टॉपर हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन जो मस्त लोग हैं वो कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं। वह इवोल्यूशन का मज़ा लेकर बड़े होते हैं। फिर तीसरी स्टेट आती है एडल्ट स्टेट। एडल्ट स्टेट का मतलब है कि अब वो ना तो इंडिपेंडेंस में रहेगा, आउटराइटली आई डोंट केयर वाला भी नहीं रहेगा उसके हाथ में, और डिपेंडेंस भी नहीं रहेगा। वो हमेशा इंटरडिपेंडेंस में जिएगा। वो लर्न करेगा, ग्रो करेगा, लर्न करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है ना। और वो इंटरडिपेंडेंस में जिएगा। कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, तुम मुझे हेल्प करो। वो एक एडल्ट बनेगा। वो माँ को भी समझा लेगा, माँ देखो तुम्हारी ये मेरी वाइफ है ही ऐसी, पर तुम तो इंटेलिजेंट हो ना। और वाइफ को भी समझा लेगा, अरे तुम इंटेलिजेंट हो, वो तो है ही पुराने ज़माने की। वो दोनों के बीच में समन्वय बना लेगा और वो काम चला लेगा। तो बेसिकली हमें इस एवोल्यूशन में एडल्ट बनना होगा। ये है NLP है। That's very powerful सर। मैंने इसको ये आई थिंक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ना इसका कुछ एक क्रक्स था जो मुझे बहुत पावरफुल लगा था। वो यही था, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो बोलते हैं, अभी एक वेव चलती है ना कि इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो उस ऑथर ने भी ये चीज़ बोला कि नहीं, इंडिपेंडेंट बन के आप ज़्यादा चीज़ें कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से डिपेंडेंट होते ही है। मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ इस पॉडकास्ट करने के लिए, मेरी टीम पे डिपेंडेंट हूँ, विच इज़ गुड। जिंदगी में अगर आपको इवॉल्व होना तो यू हैव टू बी इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे की हेल्प हमेशा ज़िंदगी में ज़रूर रहेगी। और ये बहुत आपने ब्यूटीफुली बता दिया। पहले हम डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा, फिर हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और फिर आता है इंटरडिपेंडेंट का स्टेट। तो मुझे लगता है थर्ड स्टेट में हर इंसान को अपनी लाइफ में ग्रो होना ही चाहिए, वरना वो लाइफ में ज़्यादा बड़ी चीज़ें कर ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली इवन लाइफ की बात नहीं, चलो बिजनेस की बात छोड़ देते हैं। आज हमारे रिश्तों में गड़बड़ हो रही है। आप देखेंगे कि कितने हमारे रिश्तों में पेन आ गया है। पता है इसका रीज़न क्या है? या तो वो आदमी जो इंटेलिजेंट कहते हो आप, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी चाइल्ड स्टेट से बाहर आया हो। एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, पर हो सकता है कि अभी तक वो एडल्ट ना बना हो। कई बार लोग कहते हैं ना कि कई बार लोग मुझे बताते हैं, सर मैंने एक लड़की देख ली है, या लड़की वाले कहते हैं जी हमने लड़की के लिए अब एक लड़का देखा है और वो डॉक्टर है। मैं कहता हूँ वो तो बहुत बढ़िया बात है। क्या वो आदमी भी बन गया क्या? इसमें बड़ा फ़र्क है, इन दोनों में तो बड़ा फ़र्क है। यू कुड बी ए वेरी गुड कारपेंटर, इट डजेंट मीन दैट यू आर ए गुड ह्यूमन बींग। यू कुड बी ए वेरी गुड मैनेजर, बट यू डू नॉट नो हाउ टू मैनेज योर एंगर ऑन योर वाइफ। हो सकता है कि आप एक बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हो आप, लेकिन अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर रहे जब आपके बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर यू आर? इसका मतलब है कि ये होलिस्टिक ग्रोथ नहीं हुई आपकी। ये वर्ड एक्चुअली ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने इसका वर्थ और इसका इंपॉर्टेंस समझता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वर्ड है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, होलिस्टिक। ओवरऑल मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव। कई बार हमें ना सिर्फ एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, रिजल्ट्स के लिए मुझे लगता है ठीक है, बट ओवरऑल ज़िंदगी के लिए वो सही नहीं होता है। जैसे कई बार लोग सिर्फ पैसा पकड़ लेते हैं, पैसे में तो वो बहुत आगे बढ़ गए, बट लाइफ में इतने आगे नहीं बढ़ पाए। फैमिली इशूज़ होने लग गए, हेल्थ इशूज़ होने लग गए, हैप्पीनेस में इशूज़ होने लग गए। वैसे अपने इंटेलिजेंट में भी आपने ये बोला ना, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। एक चीज़ में तो हम बहुत अच्छा है, मैथ्स में भी बंदा बहुत स्मार्ट है, लेकिन लाइफ की और दूसरी चीज़ भी तो बहुत से, लाइफ एक मैथ्स से नहीं बनी है। और भी बहुत सारी चीज़ है, तो उसका भी नॉलेज इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। अगर नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? आप तो ये कह रहे हैं कि मेरी कार का ना अगला पहिया जो लेफ्ट वाला है बेस्ट है वो, और बाकी वो छोटे छोटे, तो ऐसी समझने की कोशिश करिएगा। आप ये कह रहे हैं कि सर मेरी कार की जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है और वो 4 पहियों से चलती है तब इतनी स्पीड आती है, पर आज हमारे पास 3 पहिए हैं
तो आज 75 तो होनी चाहिए ना, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसे नहीं रूल लगेगा, यहाँ पर एकदम से ये रूल बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो 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 एडल्ट पार्ट है वह हमारा डेवलप होना चाहिए। रिलेशनशिप इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है। या तो एक लड़की कहती है कि मुझे तो एक हस्बैंड चाहिए था, और हस्बैंड के रूल उन्होंने पढ़ रखे हैं कि पापा कितने अच्छे हस्बैंड है, भैया कितने अच्छे अपनी वाइफ के हस्बैंड है, या चाचा ताऊ कितने अच्छे थे, और वो कहता है ये तो मम्माज बॉय है, अपना ये डिसीजन नहीं लेता, एक छोटा सा डिसीजन नहीं लेता कि हमें कहाँ घूमने जाना है, एक शर्ट नहीं खरीद सकता ये। तो वो कहते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे वो आदमी नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्वालिफिकेशन तो डॉक्टर वाली है, वो कहता है वो मुझे चाहिए ही नहीं। या फिर वो एडल्ट स्टेट में, सॉरी टीनेज स्टेट में रुका हुआ है, वो कहता है आई डोंट केयर, कैरी नहीं अभी तक। तो आई डोंट केयर वाले टीनेजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें अपनी सोसाइटी में उन लोगों को डेवलप करना होगा, पेरेंट्स को, और ये पेरेंटिंग का इशू है कि वह एडल्ट बने, अपनी प्रोफेशनल नौकरी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो चीज़ चाहिए, उसके अलावा उसको आप ह्यूमन बीइंग भी तो बनाएं। वह तो मुश्किल हो गया, हम तो ह्यूमन डूइंग बनकर रह गए हैं। जो हम करते हैं बस वही हमें मान लिया जाता है। अगर मान लेते हैं मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, नहीं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं अभी भी एक एंटरटेनर हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा रीडर भी हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड भी हो सकता हूँ, मैं अच्छा बेटा भी हो सकता हूँ। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं एक ही चीज़ हो सकता हूँ? बेसिकली आपके पास मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। एट द सेम टाइम मैं एक ट्रांसफॉर्मर भी हो सकता हूँ, मैं पास शोर भी हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा गाइड भी हो सकता हूँ, मैं एक अच्छा बेटा भी हो सकता हूँ साथ साथ। तो आप ये क्यों नहीं सिखाए? आप यही क्यों सिखा रहे कि बस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूटन के लॉ पढ़ने, वो तो बहुत दिन तक काम नहीं आएंगे। वो तो आपको नौकरी देने के बाद फिर थोड़ी देर बाद आप उस नौकरी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। सही बात है। मुझे मालूम है, मेरे पास जितने लोग आते हैं वही कहते हैं कि सर मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। जो चीज़ के पीछे पूरा जिंदगी कई बार लगा देते, फिर कई बार लगता है कि यही नहीं करना है, यही नहीं क्योंकि करना वो है। बहुत फिक्स्ड हो गया ना, उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत छोटा सा डिफाइन कर दिया। जब जिंदगी इतनी हो सकती थी, उन्होंने कर करके सिर्फ इतना बना के रख लिया, और वहीं पे फिर लोग सफ़र भी करते ना, इसीलिए फिर ज़िंदगी परेशानी वाली भी लगती है। जैसे मैं अभी रिसेंटली, मेरे एक कम्युनिटी मेंबर है, वो भी मुझे बोल रहे थे कि ही प्रोफेशनली ही इज़ डूइंग गुड इन हिज लाइफ, ही इज़ इन अ मैनेजिंग पोस्ट, बट उनकी लाइफ, उनके फैमिलीज़ में इश्यूज़ बहुत होते हैं। उनके फैमिलीज़ में वो मुझे बोल रहे थे कि मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, अपने बच्चों को संभाल नहीं पाता हूँ, उनको जैसा वक्त देना चाहिए मैं वो वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे कई बार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो सब चीज़ का वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट और ख़राब फील कर रहे थे। तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसे लोग, जो लोग कई बार प्रोफेशनली अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, बट वो घर वालों के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, या फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या बताओगे? अगर आपसे माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये आइडेंटिटी और वैल्यू की प्रॉब्लम है। अच्छा। यहाँ पर दो वर्ड हैं। ओके। एक तो वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, ओके। ही इज सर्चिंग हिमसेल्फ। याद रखिएगा, आइडेंटिटी जब हमारे पास नहीं होती, पहचान नहीं होती हमारी खुद की, तो हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक क्राइसिस बन जाती है। इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। अच्छा। किताबों में इसका मीनिंग अलग होगा, पर समझने की कोशिश करिएगा। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं यहाँ पर कौन हूँ और आप कौन हैं, हो सकता है कि आप मेरे भाई हैं, ठीक है ना, एक मेरी मदर बैठी है, एक मेरी सिस्टर बैठी है, एक मेरी वाइफ बैठी है, एक मेरी बेटी बैठी है, ठीक है ना, एक मेरी बहन बैठी है, और मैं अपनी आइडेंटिटी को खो चुका हूँ, चोट लग गई मेरे दिमाग में और मैं भूल गया मैं कौन हूँ। अब मुझे आपसे क्या मतलब है? हो सकता है कि मैं आपको गाली दे दूं, मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी, और अब मैं ये नहीं जानता हाउ टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद यू। मैं तुम्हारे साथ आइडेंटिफाई कैसे करूं? मैं तुम्हारी अपने साथ आपकी अपनी इस पहचान को कैसे जोड़ूं? आई मीन डिसरेस्पेक्ट माई मदर, ठीक है ना, आई मे डिसरेस्पेक्ट माई डॉटर, और मैं एक अपॉर्चुनिटी को, जहाँ पर मेरे परिवार के सारे लोग बैठे हैं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक क्राइसिस, एक संकट में बदल सकता हूँ। इसका उल्टा भी है। अगर आपने ये तय नहीं किया कि आप कौन हैं, आपके क्या क्या वैल्यूज़ यानी कि क्या क्या संस्कार और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कोई अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा, आपके लिए क्राइसिस बन सकती है। आपके पास सामने आज बैठे हों आपके शहर के बड़े 10 लोग, ठीक है ना, और आप अपने आप को बिलोंग ही नहीं करते हैं कि मैं इस सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, और उनमें से एक आदमी आके बढ़ के कहता है कि मैं सोबो में रहता हूँ, 21वें मंजिल मकान का मैं ही मालिक हूँ, एंड आई वांट टू टॉक टू यू एंड आई वांट टू मैं मेरे साथ काम करो, और आप कहते हैं सर नहीं, मैं नहीं होऊंगा, बिकॉज मुझे तो डर लगने लगा आपके साथ, बिकॉज यू डू नॉट आइडेंटिफाई। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने क्राइसिस बना दिया। इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। बेसिकली एक जगह पर वो पहुंच चुके हैं और वहाँ को उन्हें लगता है कि मैं बिलोंग ही नहीं करता हूँ, इसलिए वो अपनी कमियों को देख रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई बार वो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो ये मानते हैं, यहाँ पर सेल्फ इमेज का इशू है। वह अपने अंदर के इंसान को न तो देख पा रहे हैं और ना ही उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अब वो अपने अंदर जाएं और देखें कि कहीं आपके पास्ट में
कोई डिस्टोर्टेड सेल्फ इमेज तो नहीं पड़ी। आज आप एक बड़ी पावर के मालिक हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, एक आप CMD हो सकते हैं, आप CEO हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में आप हो सकता है कि अभी भी बचपन में कोई किसी ट्रॉमा को झेल रहे हों, किसी पास्ट की पेनफुल मेमोरी को झेल रहे हों, किसी थप्पड़ को अभी भी याद कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, किसी ने आपका पीछा किया है, किसी ने आपको अब्यूज़ किया है। जब तक आप उन चीज़ों को रिजोल्व नहीं करेंगे NLP से, याद रखिएगा आप अपनी सेल्फ इमेज को वहीं पर छोड़ आए हैं और आज एक बाहर के वर्ल्ड में आपको दुनिया को लग रहा है कि आप एक बड़ी पोस्ट पर हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी पोस्ट काश हमें मिल जाती, लेकिन आप इंटरनल वर्ल्ड में कह रहे हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बिकॉज यू डू नॉट आइडेंटिफाई विद योर सेल्फ। आपकी अपनी खुद की साथी पहचान नहीं बन पा रही है। सो इसका आंसर है कि हमें अपनी आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी, कौन है आप और अपनी मेरे self लिए image क्या बढ़ानी इम्पोर्टेंट पड़ेगी। है। हाँ, तो अगर सर 2-3 स्टेप्स में अगर स्टेप बाय स्टेप लोगों को देना जाए तो आप क्या बोलोगे, क्या सबसे पहली चीज़ है कि आप इंटरनल वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करें। ओके। ठीक है ना, यू आर नॉट जस्ट CEO, यू आर ए हस्बैंड, यू आर अ सन। तो अब आप आइडेंटिटी लिखना शुरू करें। आई एम ए गुड रीडर, आइडेंटिटी बन गई। आई एम ए ट्रांसफॉर्मर, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई एम ए पाथ शोअर, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई एम ए चेंज मेकर, आई चेंज बिलीफ, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई एम ए फ्यूचर जनरेटर, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई एम ए जॉब क्रिएटर ऑल्सो, मैंने भले ही 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को जॉब दे रखा, तो आई एम जॉब क्रिएटर ऑल्सो। ठीक है ना। आई एम ए स्माइल जनरेटर, आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। आई एम ए नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफॉर्मर। जब आप इन आइडेंटिटी को लेते हैं तो दूसरा काम ये करना होता है कि इस आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए आप रोज़ाना कोई ना कोई एक काम ऐसा करें हर एक आइडेंटिटी के लिए कि आपको वो पूरी हो जाए। सपोज मैं कहता हूँ आई एम ए रीडर और आप 10 दिन तक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके रीडर की आइडेंटिटी नहीं बनेगी। सही बात है। तो आप उस आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए कम से कम एक एक्शन जरूर करें, और एक एक्शन ऐसा ना करें जो वो उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट जा रहा हो। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आई मीन स्माइल जनरेटर, और दूसरी तरफ आप लोगों के साथ एक ऐसा पैटर्न इंटरनल वर्ल्ड में लिए घूम रहे हैं जो रिवेंजफुल है। तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि यू विल बी हैविंग सेल्फ सबोटाज। आप अपने ही अंदर एक सेल्फ सबोटाज यानी कि खुद के प्रति एक षड्यंत्र का भाव खेल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पहली करनी है। दूसरी चीज़ करनी है वो है आपका वैल्यूज़, जिसको हम हिंदी में संस्कार कहते हैं, पर यहाँ पर वैल्यूज़ का मतलब है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप ये 3 चीजें हो गई ना राम सर फिर? पहली चीज़ है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, दूसरी फिर कुछ चीज़ काम करना जो आपको आइडेंटिटी बढ़ाए, उसी में ले लेंगे। हाँ, वो आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए। हाँ, अभी action वैल्यूज़ step। में भी यही है। हाँ, दैट इज कॉल्ड वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब है संस्कार। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ का मतलब उस संस्कारों को हम छोटा कर देते हैं कि जो हमारे खानदान के लोगों ने हमें बताया कि भैया ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल ये वैल्यूज़ हमारी। लेकिन आज 21st सेंचुरी में अपने वैल्यूज़ को की हायरार्की को आपको एक्सपेंड करना होगा। इसका मीनिंग है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ, या मैं एक गट NLP का एक ट्रेनर हूँ, तो मुझे पता है, और तो मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हेल्थ है। तो अब मुझे एक काम ये भी करना होगा कि आइडेंटिटी के अलावा मुझे अपनी वैल्यूज़ के लिए भी ऐसा काम नहीं करना होगा जो मेरी हेल्थ को ख़राब करे। चाहे वो कोई गलत खाना है, कोई गलत पीना है, कुछ चीज़ चबानी है, ठीक है ना, कुछ भी करना है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ हेल्थ मेरी प्राइमरी में वैल्यूज़ में 4-5 प्राइमरी वैल्यू को जीना होता डेली, उसमें हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हेल्थी रहेंगे तो माँ बाप भी खुश रहेंगे और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। दूसरा, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा 21st सेंचुरी में। आप कितना भी आप इस पे भाषण दे लें, ठीक है ना, नेचुरली यू हैव टू बाई अ टिकट। अगर मैं ऋषिकेश से आया हूँ तो मैं इंतजार नहीं करूँगा कि मैं अगले महीने जाऊँगा जब ये 5,000 का टिकट होगा। तो आई पेड 21,000, ठीक है ना, फॉर 2.5 घंटे के लिए 21,000 रुपये का पेमेंट करा मैंने, ठीक है ना। तो ये करना ही होगा। तो ये पैसे के बगैर नहीं चलेगा। आप इसको नहीं आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ योर ग्रीस ऑफ द लाइफ। और पैसे के ऊपर जाना होगा, सोचना ही ना पड़ेगा, उसके ऊपर जाना होगा। ये वैल्यू हो गई आपकी। तीसरी आपकी रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि यहाँ से मीनिंग मिलता है। अगर आपके रिश्ते ही बेकार हैं तो आपको मीनिंग ही नहीं मिलेगा जीने का। तो मैं कैसे रिलेट करूँ अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से, आपके साथ कैसे रिलेट करूँ, खुद के साथ कैसे रिलेट करूँ, समय के साथ। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक लड़की का लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप है ना। रिलेशनशिप का मतलब है हाउ यू रिलेट विद एनीथिंग और एनी पर्सन एनी टाइम, कैसे रिलेट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ये है आपकी तीसरी बड़ी वैल्यू है। चौथी वैल्यू है आपकी सक्सेस या ग्रोथ, जो भी कह सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। पांचवी वैल्यू मेरे लिए है कैसे मैं अपने आप कैसे मैं फ़न को एंजॉय करता हूँ, ठीक है ना।
तो आई कीप ट्रेवलिंग। तो आप अपनी वैल्यूज़ को लें, लेकिन उन वैल्यूज़ को पूरा भी करें। जब जैसे ही आप करेंगे तो आपकी इंटरनल सेल्फ इमेज बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ हैं, आइडेंटिटी और वैल्यू, और उनसे जुड़े हुए एक्शंस के साथ लगे रहिए। पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू, आपका ऑरा ही बदल जाएगा। तो बेसिकली अगर ये जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, लोग अगर ये 4-5 एरियाज ऑफ लाइफ में अपने काम करने लग जाए तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। एग्जैक्टली, आइडेंटिटी इज द बेस्ट थिंग। तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये तो मेरा भी कोर बिलीव है, मेरे भी वैल्यूज़ में से यही है कि जो आप बोल रहे हो ना, सब बहुत अलाइन हो रहा है मेरे थॉट्स और ये सारी चीज़ों से। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, 4 पिलर्स है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। यस, ये 4 पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स पे काम करते रहो, ज़िंदगी अच्छी होती रहेगी। क्योंकि मुझे, और मैं इन चीज़ों पे ही ट्राई करता हूँ काम करने का, मुझे लगता है यहीं पे आप अपना टाइम एनर्जी देंगे, बेस्ट होगा, ज़िंदगी बेस्ट बन जाएगी। यू विल गेट एवरीथिंग। आपको अच्छे लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं मिजरेबल हूँ इंटरनल वर्ल्ड में, तो क्या अट्रैक्ट करूंगा? मिजरेबल लोग अट्रैक्ट करूंगा। सही बात है। राम साहब, थोड़ा लाइटर नोट पे आते हैं। हमने काफ़ी डेप्थ वाली बात करी, गहरी बात करी, थोड़ी मजाक मस्ती वाली बात करते हैं। आपने इतनी सारी काउंसलिंग दी है, कई सारे लोगों को काउंसलिंग दी है, कभी ऐसा हुआ आपने काउंसलिंग देते देते सामने वाली पर्सन शी फेल इन लव विथ यू? ऐसा काफ़ी हो जाता है। जब भी आप किसी की स्टेट को बदलते हैं, ये सवाल मुझे 1-2 जगह और भी पूछा जाता है। हाँ हाँ और ये साइकोलॉजिस्ट के साथ हमेशा भी होता है कई बार। जब भी आप किसी की स्टेट को बदलते हैं और स्टेट वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप एकदम शर्मा गए, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया? जैसे अभी बीच में रिसेंटली लाइव में ऐसा हो गया था। नहीं, शुरू में हुआ है कई बार, लेकिन मुझे अपनी वैल्यूज़ का पता होता था कि इस रिश्ते में हम कौन हैं। ये गड़बड़ तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ यहाँ पर, और मुझे ये नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये रही जीशान, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैं इस जर्नी को शुरू कर रहा था, उस टाइम मुझे एक मेंटोर मिले थे। उन्होंने कहा था कि ये बहुत कॉमन रहेगा। अच्छा। और इसे NLP में एंकरिंग कहा जाता है। अच्छा। जैसे ही हम किसी की स्टेट को बदलते हैं और उसकी एंग्जाइटी को हटाते हैं, उसको अच्छा फील कराते हैं, तो वो हमें नहीं प्यार करेगा तो या करेगी तो किसे करेगा? क्योंकि बाकी वर्ल्ड में तो उसको सारे ट्रिगर निगेटिव हैं। तो जैसे ही मैं उनके साथ बात करूंगा तो मेरी टोन उनको हमेशा एक अच्छा हार्मोन क्रिएट करेगी, अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएट करेगी। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर हम उनको समझाते हैं कि बेसिकली हमारी वैल्यूज़ अलग हैं, हमारी आइडेंटिटी अलग है, काम अलग हैं। ये बेसिकली हुआ है कुछ ऐसा फनी, मतलब कुछ ऐसा आपको बहुत हंसी आ गई, ऐसा कुछ हो गया जब किसी ने ऐसा कुछ तारीफ कर दिया है? नहीं, ऐसा तो मैं एक बात बता रहा था कि एक लड़के को मैंने किया, तो उसने कहा सर मुझे बहुत डर लगता है लोगों से, और मैंने जैसे ही उसको कॉन्फिडेंस दिया तो वो उसने बड़ा प्यार से मुझे हक किया, और फिर अपने घर वालों को फ़ोन किया कि अब मैं तुम्हें सबको गोली मारूंगा, राम सर मेरे साथ हैं। और मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, ठीक है ना? तो लाइक दिस होप भी हो जाता है। किसी ने मुझे ये कहा था कि बेसिकली आई मीन for the rest of the life, I want to, be your, good friend because you have given me the meaning of my life. ये लाइफ आपको बिलोंग करती है। वर्ड्स को आप अच्छे से केयरफुली कर रहे हो। कर रहे, सब ऐसा चलता रहता है। नहीं समझ रहा, बट हाँ ऐसा सर, ये एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी इसमें यह हो जाती है कई बार। जैसे मैं भी नोटिस करता हूँ, अगर आपने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया तो आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, है ना? कई बार जैसे आपने अब घर वालों को मैं भाड़ में, राम सर ही मेरे लिए सब कुछ है। बट ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव भी हो गई ना। और जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी में नोटिस किया कि मैंने किसी को कुछ चीज़ सिखाई और मैंने बोला आप ये चीज़ को फॉलो करो। अब वो बंदा पूरी दुनियादारी छोड़ के सिर्फ वही फॉलो कर रहा है। वो अपने घर वालों को भूल गया, अपनी माँ बाप मॉम बोल रहे हैं उसको जाके कर, ये नहीं कर रहा है, भाई बोल रहा है, समझ रहा हूँ। तो वो भी मुझे लगा कि एक नेगेटिव चीज़ भी है यार। तो इसको कैसे हैंडल करें? एक ट्रिकी सिचुएशन, ये एक्सट्रीम, ये हम बेसिकली कई बार एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। हाँ, एक एक्सट्रीम पर जाकर वहीं के वहीं बन जाते हैं। मतलब ये वही वाली बात है कि आप एवरेस्ट पर पहुंचे और आपको लग रहा है कि अब सब लोग ताली मेरे लिए बजा रहे होंगे नीचे, और आप कह रहे हैं बस एवरेस्ट पर ही मैं रहूँगा। और मैं उनसे कहता हूँ भाई एवरेस्ट पे 3 BHK नहीं है, आपको यहाँ से नीचे भी उतरना है। तो कई बार लोग आप पर इतना यकीन कर लेते हैं, और ये कई बार हमारे लिए और आपके लिए भी बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ चीज़ों को आप लाइटर मोड में बताते हैं। मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि भाई ये चीज़ खाने से आपका पेट ठीक रहेगा, बस आप वही खाते जा रहे हैं, वही डेली वही खा रहे हैं, वो डेली वही खा रहे हैं, आपने ही तो कहा था। तो बेसिकली यहाँ पर उन लोगों को समझाना पड़ता है। कई बार लोग इतना ज़्यादा, उनके पास ऑप्शन नहीं होती। कई बार हम ये मान लेते हैं कि उनके पास एक कॉमन सेंस सबके पास है, उनके पास भी है, लेकिन कई बार उनके पास चॉइस नहीं होती सोचने की। ये रियल है। हम मान लेते हैं मैंने उनसे कहा है कि भाई एंग्जाइटी हटाने के लिए टेक्निक करो, बस यही टेक्निक कर रहे हैं, डेली वही कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं। फिर मैं उससे कह रहा हूँ कि यार इस टेक्निक के करना था सारे दिन, लेकिन तुम्हें सारे दिन नहीं करना था, तुम्हें खेलना भी था, तुम्हें खाना भी खाना था, तुम्हें बाकी लोगों की बातें भी सुननी थी। अगर मैंने आपसे कह दिया निगेटिव लोगों को छोड़ दो, और पिताजी ही अगर निगेटिव बात करे तो उन्हें नहीं छोड़ना था। लेकिन उसमें अब मैं कैसे कहूँ?
तो हम एकदम से सारी चीज़ें की एक एक डिटेल उन्हें को चाहिए कई बार। दे आर द पीपल, इनको मेटा प्रोग्राम कहा जाता है जीशान। मेटा प्रोग्राम का मतलब है कि आपके अंदर पीछे प्रोग्रामिंग पड़ी है कि आप एक एक डिटेल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसी चीज़ आती है कि जैसा फॉर एग्जांपल मैंने किसी ने बता दिया कि उसने सर मेरे एक डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैस्टर ऑयल पीना है, 2 चम्मच पीना है। सर वो मुझे ये बताना मेरी इससे रिश्ता इसलिए खराब हो गया, उसने ये नहीं पता चम्मच बड़ी है कि छोटी हो, ठीक है ना। गर्म पानी सर वो कितने डिग्री टेम्परेचर हो। तो दीज पीपल आर द डिटेल्ड पीपल। इनको डिटेल चाहिए एक एक चीज़ की, नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, अगर आपके घर में ये लोग हैं, अगर आपकी टीम में ये लोग हैं, ये हमेशा डिटेल के ऊपर लड़ते रहेंगे। कई बार वो दरवाज़ा खोल के आएगा, सर मुझे आपसे बात करनी। आप कहेंगे क्या बात करनी? सर आपने ईमेल भेजी थी कि इस आदमी को आप मेरे लिए अवेलेबल कराओ पॉडकास्ट के लिए। तो डिटेल वाला आदमी क्या कहेगा? सर इसमें तो ये डिटेल, ये ईमेल आज लिखनी है कल लिखनी है, ये सुबह लिखनी है शाम लिखनी है, ठीक हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में लिखो। सर इसमें मुझे अपना नंबर देना कि आपका नंबर देना? तो आप कहोगे यार ये क्या कर रहा है। बेसिकली इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये डिटेल का आदमी है। ये कि इनको एक एक डिटेल चाहिए। हाँ। बट ये इस चीज़ से डील कैसे जा रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज कई लोगों के लिए मुझे लगता है हो सकता है। ये परफेक्शनिज्म वाली चीज़ हो जाती है कि हर चीज़ एकदम परफेक्टली वर्ड टू वर्ड करनी है एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों को इनको कैसे हैंडल करो? इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप या मैं भी? बेसिकली इन लोगों को अपनी सेल्फ को थोड़ा सा खोलना होता है। इनको एक नया बिहेवियर जनरेट करना होता है। इसे हम न्यू बिहेवियर जनरेटर भी कहते हैं NLP में। इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है उस टाइम, इनकी कोई गलती नहीं है। मतलब एक इस तरह से समझिए कि ये पूरी तरह से इनका इतना नैरो विज़न है कि वो ऐसे नहीं है। तो बेसिकली इतना है। और ये इसलिए है कि इनके बचपन में इसी तरह की प्रोग्रामिंग इनके ब्रेन के अंदर की गई है। जितना मैंने बोला उतना करो, जितना मैंने बोला उतना करो। यहाँ पर पेरेंटिंग की गलती हुई है। पेरेंटिंग की सारी गलतियों को हम झेल के आते हैं। जैसे मैंने कहा उतना करो, तो वो उतना करने के लिए ट्रेंड हो चुके हैं। उसके बाहर जाते हुए उन्हें डर लगता है। दे फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग समथिंग। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये किया तो मैं खतरे में आ सकता हूँ। अगर और दूसरी बात इन्हें एक वैलिडेशन चाहिए। अगर मैं ये कर लूँ तो आप हाँ कर रहे हो ना, यानी कि इन्हें वैलिडेशन चाहिए। अगर ये अपने आप में सिर्फ विजुअलाइज करें कि अगर मैं ये करूँगा तो इसमें कौन से रिस्क हो सकते हैं। भाई मैं किसी का अगर आप आँखों का ऑपरेशन करने लगूँ तो मैं आँखें ख़राब कर दूंगा, पर मैं अगर एक किताब लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ख़राब क्या करूँगा? 2 पेज ख़राब कर दूंगा, ठीक है ना। क्या ख़राब होगा उसमें? मैं कोई म्यूज़िक सीख रहा हूँ तो क्या ख़राब करूँगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ भी ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप डिटेल क्यों जा रहे हो इतने? तो उसमें उनको मैं नया बिहेवियर जनरेट करवाता हूँ कि इसमें कोई रिस्क है क्या आपको? तो वो कहता है कि रिस्क यही है कि मेरी अपनी आवाज़ ये कह रही है अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने गलत कर दिया तो मैं कहता हूँ कि इस आवाज़ को म्यूट कर दो जो NLP में कराई जाती है। और मैं कहता हूँ अब इस ऑप्शन को देखो अपने अंदर, और उस पिक्चर को जो आप अपने आप को करते हुए देख रहे हो नई ऑप्शंस के साथ, नए बिहेवियर के साथ, उसे आप एक पर्दे पर देखो। इमेजिन करो कि आप एक मूवी थिएटर में हैं। चलिए मैं इसको पूरी एक्सरसाइज बता देता हूँ। मान लेते हैं ये मूवी थिएटर, मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ, मैं आंखें बंद करके इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा जो होम थिएटर है वहाँ सामने एक स्क्रीन है, और स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि वहाँ एक राम वर्मा जैसा व्यक्ति है, और ही हैज़ लर्नड टू हैव मैनी चॉइसेस। एक चॉइस नहीं है, उसके पास कई चॉइस हैं। उनमें वो चॉइस नहीं है कि वो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पानी गर्म पीना है कि ठंडा पीना है, ठीक है ना। इमेजिन करिए कि वो चीज़ें वो कर रहा है, उसको खुलने दीजिए उसके पंख। ये बंद करके आ गए आप अपने बचपन में। याद रखिएगा हम सब गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी जो जी रहे हैं वो बचपन की जी रहे हैं। और वो बचपन कहाँ से है? जिसको हम एस कहते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड इफेक्ट या एक्सपीरियंसेस, एस, ठीक है ना। यही तो हमारी आइडेंटिटी को बनाता है। हम तो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को जी रहे हैं। याद रखिएगा आपकी डीप डाउन आइडेंटिटी तो 6-8 साल तक बन जाती है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उसे नई नई ऑप्शन करते हुए देखो, और जब उन ऑप्शन को आप एंजॉय करने लगो, इमेजिन करो कि यहाँ से उठकर अब आप उस आदमी के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेट करके नए बिहेवियर को जनरेट कर लो। जैसे ही आप इन नए बिहेवियर को जनरेट करेंगे तो अब आप इस परफेक्शनिस्ट से बाहर वर्ल्ड से बाहर आ जाएंगे, और थोड़ा सा आप नई नई चॉइसेस को भी एंजॉय करना शुरू करें। गड़बड़ ये होगी कि जब भी आदमी के पास एक चॉइस होती है ना, वो एक रोबोट बन जाता है। जब 2 चॉइसेस होती हैं तो वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है। जब 2 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तब वो लाइफ को जीता है किसी भी काम में।
नहीं आपने ये वाली, इसलिए तो वैसी कोडिंग प्रोग्राम क्या होता है, कोड दिया गया था ऐसा 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 ऐसा, इफ दिस देन दैट ही करना है। Yes. और आई थिंक इसीलिए ही एआई बहुत खतरनाक हो रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइसेस समझ के सब चीज़ कर पा रहा है, राइट? राइट। अमेजिंग अमेजिंग। एक क्वेश्चन अगेन मेरी कम्युनिटी मेंबर ने पूछा था कि क्या ट्रॉमा 100% हील किया जा सकता है अगर किसी को बचपन में कोई चीज़ का ट्रॉमा है, या फिर कई सारे लोगों को किसी इंसान से ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंसान पसंद नहीं आता और वो इंसान ट्रिगर बन जाता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? और पहला क्वेश्चन तो ये कि ट्रॉमा 100% हील हो सकता है, और फिर सेकंड ये। आप इसको टेक्निकली समझिए और लॉजिकली समझिए। हाँ अगर आप लॉजिकली समझेंगे तभी आप मुझे इमोशनली एंटर करने देंगे। हाँ, मैं टेक्निक भी बता दूंगा। हाँ हाँ याद रखिएगा, यह एक लर्नड बिहेवियर है, यानी कि ये बिहेवियर आपने लर्न किया है। कोई इवेंट आपके साथ घटी, उस इवेंट को आपने डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज किया और उसे यहाँ पर रख लिया। उसकी इंटेंसिटी आपके हार्ट में और आपकी बॉडी में फिक्स हो गई है। अगर आप इसको भूलना चाहते हैं तो बॉडी रिएक्ट कर देती है, क्योंकि इट हैज़ बिकम योर मसल मेमोरी। सही बात तो यह है कि अब आपको ये जो ट्रॉमा पड़ा है, यह ट्रॉमा आपके चाइल्डहुड की बात है और इसको या पास्ट यू में बीता है, भले ये एक दिन पहले ही हुआ हो, तो हम कहेंगे ये पास्ट यू का एक प्रोडक्ट है। यह एक लर्नड बिहेवियर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न करी थी बिहेवियर, आई मीन अपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके हैं आप। आप तीसरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं है। सही बात है। आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए थे, बहुत केमिकल इक्वेशंस याद की थी, बहुत कार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस याद करी थी। आपने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद किए थे, बहुत सारे स्क्वायर रूट की याद किए थे। आपने पाइथागोरस की परमे थ्योरम याद की थी, अब भूल चुके हैं, भले ही कितना भी आप कर लें। हाँ, अच्छा ठीक पूछ रहे है नहीं ना? आप। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन हाँ जिन भूलता चीज़ों है। को आपने डीपली लर्न किया था अभी भी उसको अनलर्न करने की कैपेसिटी रखता है। यस और नो? सही बात, याद yes। रखिएगा, ट्रॉमा भी एक लर्नड बिहेवियर है। आप अपने आप पे यकीन करिए एंड योर माइंड नोज हाउ टू अनलर्न इट। द ओनली थिंग इज दैट आपको ये पता होना चाहिए कि माइंड को चलाया कैसे जाता है, रन कैसे किया जाता है। वह जो ट्रॉमा पड़ा है वह दो जगहों पर पड़ा है। एक आपकी इमेजेस में पड़ा है, वो घटना, वो आदमी जिसमें आपने सफ़र किया है, जिसमें आप हर्ट हुए हैं, जिसमें आप टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं, जिसमें आप विक्टिमाइज्ड हुए हैं, वे इमेजेस अभी भी आपके मानस पटल पर कलरफुल पड़ी हुई हैं। वह आवाज़ें अभी भी आपको कानों में सुनाई देती है, कभी लेफ़्ट से, कभी राइट से और कभी सामने से, कभी पीछे से। वह श्रिल या वहाँ पर जो क्राई है, या वहाँ पर कोई हंगामा है, वह आज भी अभी आपको दिखाई देता है कि ऐसा हुआ था, उसने मेरे गला पकड़ा था, उसने मुझे ये किया था, उसने मुझे कंधे पकड़े थे, वो मेरे पीछे भागा था, उसने मेरे थप्पड़ मारा था। वो सारे मूवमेंट अभी भी आप फील करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप कुछ भी ना करें, एक छोटी सी टेक्निक कर लें, ठीक है ना? टेक्निक करने का ये है कि अगर मैं NLP की टेक्निक कराऊंगा तो सब लोग यहाँ पर उसे नहीं कर पाएंगे, वो मैं अपने पर्सनल वे में ही करवा सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिसे सभी कर लें। और हमारे कई बार लेडीज़ के पास बहुत, हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, हमारे परिवार की, वो हमेशा बहुत सेंसिटिव होती हैं चीज़ों के लिए। अगर उनके साथ कोई बचपन में हुआ है तो वो बहुत पेनफुल है, ठीक है ना? और मैं उनको निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 मिनट की टेक्निक करनी है, तो मैं एक एक स्टेप को बता देता हूँ। यह जरूरी नहीं कि महिलाओं के लिए ही है, इसमें पुरुषों के लिए भी है। अगर आपके पास कोई भी ट्रॉमा है, सबसे पहली चीज़ है कि आपको कुछ देर के लिए सांसों को नॉर्मल करके और कंधे सीधे करके बैठना है। आपकी कभी भी स्पाइन ढीली नहीं रहेगी अगले 5 मिनट के लिए। तो कंधे जैसे ही सीधे रहेंगे तो ये आप इमीडिएटली एक बेहतर स्टेट में पहुंच जाएंगे। अब आप इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक गिलास वॉल है और इस गिलास वॉल के परे आप अपने चाइल्डहुड की उस इवेंट को देख रहे हो या पास्ट के उस इवेंट को देख रहे हैं जहाँ पर वो घटना घटी थी। वो सब आपको याद है, जहाँ पर मैं अपने ही चेहरे को देख रहा हूँ कि जो परेशान है, जिसके जो तंग हो रहा है, जो डिप्रेशन का शिकार हो है, जो रो रहा है, जो भी है। ट्रॉमा का मतलब है कि वहाँ पर कुछ ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो अच्छी नहीं है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेकिन आज का मैं टुडे यू हूँ और वो मेरा यस्टरडे यू है। इज दैट राइट? सही बात है। अब यहाँ पर आपको एक ही काम करना है कि यहाँ पर आप अपनी स्टेट को बदलना है। स्टेट बदलने के लिए आपको मैंने जो चीज़ बताई थी, जो स्टूडेंट के लिए बताई थी इसी पॉडकास्ट में, सबसे पहले कि आप अपने चेहरे पर एक भाव लाएं, मानो यू आर द मोस्ट विजडमफुल पर्सन, मोस्ट इंटेलिजेंट और विजडमफुल पर्सन। इमेजिन करिए कि आपको यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है और इमेजिन करिए उसको इनहेल करते हुए आप अपने सुपर ह्यूमन नेचर को गेन कर रहे हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि इस समय आपको यूनिवर्स से, ऑलमाइटी से एक असाइनमेंट मिला है कि वो जो बच्चा है उसको कुछ मैसेज भेजो, उसको कुछ लर्निंग भेजो। और इमेजिन करिए कि यहाँ बैठकर आप उसको कोई मैसेज दे रहे हैं जो उस तक कानों तक पहुँच रहा है। उससे कहिए कि जो भी चीज़ हुई है
ये ज़रूरी नहीं कि आप ही के साथ हुई है, बहुत लोगों के साथ हो चुकी है। लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली। हर चीज़ जो भी होती है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ये है कि उसके बाद आपने कैसे फील किया है। इमेजिन करिए कि अब वो धीरे धीरे आपकी बात सुन रहा है। इस कम्युनिकेशन को बढ़ाते रहिए। उससे कहिए कि कोई बात नहीं, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। उसे और कहिएगा कि जो भी हुआ है वो किसी पर्पज़ के लिए हुआ है। अपनी पहचान को बेहतर करो, अपने बिलीफ को बदलो। इमेजिन करिए कि वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ले रहा है। उसको मुस्कुराते हुए देखना शुरू करें। आप गिलास बॉल उठाकर इमेजिन करिए कि आप उस तक जा रहे हैं, कंधे सीधे रखेंगे, उसको हग करिए, उसको आलिंगन में लीजिए। उसको धीरे धीरे उसके कपड़ों को इमेजिन करिए कि ड्रेस बदल रहे हैं, उसके चेहरे को धोना शुरू करें और इमेजिन करें कि उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसके और उस बच्चे के बीच में एक ऑरा आ चुका है। इमेजिन करिए कि अब आप उसको कह रहे हैं कि चलो बड़े हो जाओ और इन सब को माफ़ कर दो, चाहे वो इवेंट हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, कोई और दूसरे लोग हैं। और इमेजिन करिए कि अब आप उसके सामने एक फ्यूचर टाइमलाइन रख रहे हैं, एक भविष्य की रेखा। और इमेजिन करिए कि आप कंधा पकड़कर उसको वापस लेकर आ रहे हैं, उसके हाथ पकड़कर। जगह जगह के इवेंट को वो इसी तरह से असाइड करता जा रहा है और वो अब अपने प्रेजेंट में आ चुका है। प्रेजेंट में आकर याद रखिएगा वो तुम ही हो। अब आप धीरे से उसको अपने ही इमेजिनेशन में जाकर उसे हक करें, उसके साथ मर्ज कर लें। अब आप अपने फ्यूचर को बनाना शुरू करें, उस गोल्डन हाईवे को कि 2026, 27, 28, 29 और 100वें साल तक आप ऐसा क्या मैजिकल सेलिब्रेशन कर रहे हो लाइफ को, उन पिक्चरों को भर लें। इसे 3-4 बार एक्सरसाइज को कर लें। उस ट्रॉमा से बाहर निकाल कर जैसे ये प्रेजेंट में आएंगे, आप एक सेल्फ इमेज के साथ आएंगे और फ्यूचर को ब्राइट देखें। वहाँ पर तालियाँ देखें, वहाँ पर रिवार्ड देखें, वहाँ पर बढ़िया पैसा देखें। जब आप इसे करेंगे तो 2-3-4 मिनट में आप देखेंगे कि ट्रॉमा की जो इंटेंसिटी है वो 50-60% कम हो जाएगी। और एक इंटेंसिटी कम होने के बाद आप उसे फील करना बंद कर देंगे। वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पर ही आकर फील करते हो आप उसको। ओके, उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रहेगा तो ही फील करते हैं, तभी फील और करते करते हैं। ये एक्सरसाइज से बेसिकली हम अपने उस ट्रॉमा को ख़त्म कर सकते हैं। ट्रॉमा को आप ये करिएगा कि वो रहेगा तो आपके पास, लेकिन वो उस तरह से रहेगा कि जैसे आपने एक शेर पाल रखा, उसके पंजे और दांत नहीं है, वो आपने टेम कर लिया। दुनिया उससे कंट्रोल कर डरेगी, लिया। तुम नहीं डरोगे। वो यानी एक्सपीरियंस कि है। जब आप उस ट्रॉमा के पास रिविजिट करोगे तो आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना ही आपका कोई जेनेटिक एक्सप्रेशन बदल रहा है। स्टेट चेंज नहीं हो रही, गंदी स्टेट में नहीं जा रहा। आप गंदी स्टेट में नहीं जा रहे। तो ये एक्सरसाइज मुझे लगता है एक और क्वेश्चन के लिए हो सकती है, जो मुझसे किसी ने रिसेंटली भी पूछा था कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ या माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें भी ये सेम एक्सरसाइज काम करते हैं? बिल्कुल, याद रखिएगा, इसलिए माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि आप उस इवेंट में अभी छोटे हैं। जैसे ही आप उस इवेंट में बड़े बनेंगे, सुपर ह्यूमन बनेंगे, तो देखेंगे कि उस आदमी ने जो भी आपके साथ करा या उस इवेंट ने करा, उसने आपके लिए बेहतर बनाने के लिए किया है। वह एक सबसे बढ़िया लर्निंग के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। याद रखिएगा। और जब भी आप फॉरगिव करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाना पड़ता है। फॉरगिव वही करता है जो बड़ा बनता है, ठीक है ना। जब भी आप बड़े बनते हैं तो उस इवेंट से बड़े बन जाइए और देखिएगा कि इस आदमी ने जो इतना मुझे सताया है, इस रिश्ते में लाकर, या जो भी है मुझे एब्यूज़ किया है, जो भी किया है, ठीक है ना, बड़े बन जाइए। और फिर देखेगा कि वो आदमी इसलिए कर रहा है आपके साथ कोई भी ट्रॉमा, क्योंकि वो अनजान है, वो बीमार है, वो इग्नोरेंट है, वो इनोसेंट है, उसे अकल नहीं है। जिस दिन आप इतने बड़े हो गए तो आप उसे माफ़ करेंगे। जब उसी तरह से एक बच्चा, अगर कोई बच्चा है, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, वो कोई बीमार है, मेंटल बीमार है, तो उसकी हम क्या बुरा माने। वो उस आदमी ने उस सिचुएशन में आके कोई आपके साथ ट्रॉमा किया है तो वो पर्टिकुलर स्टेट में, गलत स्टेट में था, उसे तो माफ़ करना तो आपका सबसे बड़ा धर्म है। नहीं, वेरी वेरी नाइस सर, आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी और मुझे लगता है ये चीज़ लोगों को प्रैक्टिकली करना भी चाहिए। वो बच्चे वाला एग्जाम्पल, हम बच्चे को इसलिए माफ़ कर देते हैं ना, बच्चा आता है कुछ भी कर देता है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोड़ यार बच्चा है, या फिर कोई जानवर भी आके करता है, छोड़ना यार जानवर, उसको नहीं समझ में आता। Exactly. तो वैसे ही हम लोग कई बार इंसानों के लिए भी क्यों नहीं समझते, वो भी तो इंसान ही है। Yes, yes. हम इंसान को कई बार भगवान समझने लग जाते हैं। आई थिंक यही प्रॉब्लम कर दिया, फिर परफेक्ट समझने लग जाते हैं, जो कि कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। कोई नहीं है। और ये अच्छी, इसको ये रिफ्रेमिंग भी बोल सकते हैं सर। Yes, exactly. हम रिफ्रेम करें एनएलपी की Yes, भाषा में, इस yes. चीज़ को रिफ्रेम करके हम सोच रहे हैं। देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड रीफ्रेमिंग। मतलब यू पुट द थिंग्स इन डिफरेंट फ्रेम, कि वो उसने आपको अब्यूज़ नहीं किया, बल्कि वो एक इनोसेंट था, एक पागलपन से गुजर रहा था। और ये मैंने सच बोल रहा हूँ सर, मैंने अपनी लाइफ में खुद बहुत बार रिफ्रेमिंग यूज़ किया है। जैसे कई बार अगर मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ और मुझे चिढ़ हो रही है, या फिर किसी ने मुझे कट करके मार के चले गया, तो बहुत बार गुस्सा आता था। बट फिर मैंने एक बुक में रिफ्रेमिंग के बारे में पढ़ा और मुझे लगा नहीं यार, चल मे बी ये कट करके जा रहा है, शायद से उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी। Yes. शायद से इसको हम लोग मस्ती मजाक भी करते हैं, शायद से उसकी बीवी की दूसरी शादी हो रही है, भाग रहे
तो हम लोग ने उसको जहाँ पे हम चिढ़ते थे, मतलब मेरे दोस्तों ने हम लोग ने मस्ती बना दिया उसको, तो वहाँ पे हंसी आने लग गई वो टाइम पे। तो यही जिंदगी, आई थिंक यही करो और खुश एग्जैक्टली रहो। और क्या, रिफ्रेम करते रहिए। हाँ। ठीक है ना, मैं एक रिफ्रेमिंग बता रहा हूँ हाँ। कि एक हमारे गांव में कि ऐसी सुना रहा था कोई कि एक किसान था, हाँ। तो वो पानी चला रहा था अपने खेतों में। हाँ। तो उसने अपना पायजामा नीचे तक जो ट्राउजर्स से वो नीचे वो निकाल के रख दिया और निक्कर में अपना पानी चला रहा था। हाँ। कि अचानक हवा आई और उसका जो पायजामा है ट्राउजर्स वो कुएं में गिर पड़ा। हाँ। उसने कहा हे भगवान तू कितना दयालु है, मैं इस पायजामे में नहीं था। गांव में नंगा चला जाऊंगा कोई बात नहीं, पर कुएं में गिर जाता तो बड़ा मुश्किल होता। तो यू कैन रिफ्रेम। ठीक है ना भाई, आप, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि कोई धीरे से आपको ये करे तो आप इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सूदिंग टच, लवली टच। और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दे तो थप्पड़ हो गया। इसे कहते हैं थप्पड़। तो भाई आप थप्पड़ क्यों बोल रहे? इंटेंसिफाइड लव था ये आपके लिए। इसको गलत तरीके से मत ले रहे, लाइटर नोट पे चल रहा है ये पॉडकास्ट। पता चला लोगों ने राम सर बोले थप्पड़। पता चला राम सर को पकड़ रहे, राम सर मैंने 5-7 को इंटेंसिफाइड लव दिया है, जिम्मेदार अब तुम हो। तो नीचे लिख दीजिएगा भाई डिस्क्लेमर, डोंट यूज दिस टेक्निक। एडिटर बड़ा सा डिस्क्लेमर डाल दे रहे हैं यहाँ पे, वरना थप्पड़े चालू हो जाएंगे घर में बाहर। ये पॉडकास्ट वी आर शेयरिंग द इंटेंसिफाइड लव बाय राम वर्मा। ठीक है ना, तो मेरी फ्लाइट भी बंद हो गई, मैं एयरपोर्ट पे भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि इंटेंसिफाइड लव तो फिर पता चला लोग मुझे देने के लिए थे, यार राम सर आई वांट टू गिव यू इंटेंसिफाइड लव, तो गड़बड़ हो जाएगी। सर जीशान साहब को तो मैं देखा है आता। लाइटर नोट। भैया इसको एडिट मत करिएगा। नहीं ये जबरदस्त हो गया। ये मेरे को अभिषेक करके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था ना, अभिषेक भाई के साथ किया था मैंने पॉडकास्ट। ऐसे हम लोग बातों बातों में कुछ तो निकला, तो वो एक मुहावरा दे रहे, उस पर मैं दूसरा मुहावरा दे रहा, वो तीसरा मुहावरा दे रहे, मैं चौथा मुहावरा। तो हम लोग इतना हंसे ना, कम से कम हम लोग ने 5 मिनट तक रो रो के हंसे यहाँ पे। अब कई बार लोग मुझे कहते हैं ना हाँ। कि सर क्या करूं, ऐसा हस्बैंड मिला वो सुधरने को तैयार नहीं। फिर एक बार कहता हूं जी ये कर लो वो कर लो वो कर लो, फिर वो आखिर में एक और फिर लेडी कहती है सर फाइनली बताओ क्या करूं। मैंने कहा लट थेरेपी। लेट्स थेरेपी। लट थेरेपी मतलब लट उठाओ और मारो, और क्या कर सकते हो। इसे मायके में ले जाओ कहीं पर, हमारे मुजफ्फरनगर में ले आओ। 2 दिन में हम ठीक करके दे देंगे इसको। हम तो 2 महीने में भैंसे को ट्रेंड कर देते हैं, ये तो आदमी है। उसको भर्ती करा तो हमारा NLP 5। तो मैं तो कह रहा हूँ कई बार लट थेरेपी सेंटर बहुत अच्छा चलेगा आजकल। बेसिकली लव थेरेपी सेंटर नहीं चल रहे आजकल, लट थेरेपी सेंटर चाहिए हमें। इतना बिगड़ चुका है माहौल। वेरी नाइस सर। ऑन अ लाइटर नोट, वापिस से लाइटर नोट चल ही रहा है तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। नेक्स्ट जन्म में आप क्या बनना चाहोगे, आदमी औरत, और क्यों? भाई साहब ऐसा है कि नेक्स्ट जन्म में मैं क्या बनना चाहूँगा, हाँ थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ राम वर्मा बनना चाहूँगा, जेंडर कोई भी हो। हाँ ओके, चाहे औरत हो चाहे आदमी। हाँ, लेकिन इससे परे की विजडम और लेना चाहूँगा, और थोड़ा सा और ज़्यादा मस्ती के साथ जीना चाहूँगा। और ऊपर वाले से ये कहूँगा कि थोड़ा सा बचपन में ज़्यादा अकल दे देना, कि बचपन खेलने के लिए बना था और ज़्यादा खेल लूँ। अच्छा हाँ, तो ये मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है मुझे लगता है, जो भी यंग ऑडियंस हमारे प्लेफुल ज़्यादा रहूँ, बस प्लेफुल जोन में रहना कब चाहूँगा। तक प्लेफुल होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं। आपको क्या लगता है कब तक बच्चे को बच्चे की तरह ही जीना चाहिए, बाद में? बच्चे को बच्चे की तरह ही जीना चाहिए, उसे हम बड़े ना बनाए तो अच्छा है। मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, थोड़ा सा। समझ लीजिएगा कि हमने उनको बर्डन इतना दे दिया है कि हम उनको आइडेंटिफाई गलत तरीके से कर रहे हैं। समय से पहले हम उन्हें बड़ा बनाना चाहते हैं, उन्हें ऐसे सवाल करते हैं कि मानो वो बहुत एडल्ट हो गए हैं, बड़े बन गए हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तो तुम 8 साल के हो गए हो। मतलब हम उनको एक इस तरह से दे रहे हैं कि उनके बचपन को हमने छीन लिया है। याद रखिएगा आपका बच्चा आपके यहाँ इसलिए नहीं कि वो आपके मैथमेटिक्स को पढ़े और उसमें टॉप करे तभी वो अच्छा बच्चा होगा। तो अच्छे बच्चे की पहचान ना क्रिएट करें, ठीक है ना, वो अच्छा ही है। बेसिकली आप उसे ख़राब बना रहे हैं। जब एक बच्चा 60% लाता है, 60% लाता है स्कूल में, तो कभी का आपने सोचा है कि वो ऊपर वाले ने, ऑल माइटी ने 100% बना कर भेजा था और एक टीचर उसे 60% बना रही है। क्या अधिकार है उसको? उसे ये कहना चाहिए कि तुम 100% रही हो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो। हमें एक पेरेंटिंग के रूल नहीं सिखाए जाते। हम वहीं से बच्चों की सेल्फ इमेज, 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजी में कभी पढ़िएगा। 6 साल की उम्र तक हम इतने नेगेटिव चीज़ों के माहिर हो जाते हैं कि 2 और 2 5 अगर मैंने कर दिया तो ये मेरे बिहेवियर की प्रॉब्लम है। बिहेवियर की तो आप किसी भी आदमी को देख लीजिएगा, किसी भी आदमी को, चाहे 100 साल का भी है, बिहेवियर की रोजाना प्रॉब्लम करिए उसके पास रहेगी। उसकी बीवी तो कहेगी तुमसे कुछ आता नहीं,
तो इसका मतलब है बीवी के सामने तो बिहेवियर सबके गलत है, लेकिन अगर मैंने टीचर के सामने कोई बिहेवियर गलत कर दिया तो उसने मुझे आइडेंटिटी दे दी, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट। फिर मुझे कल अगले दिन मेरे से अपेक्षा की गई माता पिता के द्वारा, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपने पैरामीटर को अपने तरीके से देख रहे हैं, मेरी तरीके से नहीं देख रहे कि मैं एक बच्चा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अब 60 साल का हो गया तो इस बच्चे को ये करना चाहिए। गलती कर रहे हैं आप। उसके पैरामीटर में देखिए, उसके रेफरेंस में देखिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए, वो वही करेगा। जब वो करता है तो इमीडिएटली आप फिर आइडेंटिफाई कर देते हैं और उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर देते हैं, यू आर इडियट। फिर उसे लगता है कि वहाँ पहले भी बोला था मुझे इडियट, मैं अभी भी इडियट हूँ, और वो तीसरी बार अपनी एक आइडेंटिटी को बना लेता है। और ये इडियटनेस फिर उसके हर एरिया में लागू होनी शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, पेरेंटिंग में। बिकॉज आपने क्या करा, उसे इडियट बना दिया है। हम कभी भी आइडेंटिफाई ना करें, इसका उल्टा करें। जब बच्चे ने ये कहा कि 2 और 2 5 होते हैं, गलती कर दी उसने, ये उसके बिहेवियर की प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी की नहीं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये होना चाहिए कि यद्यपि तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन आज आपने 2 और 2 4 कर लिखना था, 5 कर दिया। यद्यपि तुम इंटेलिजेंट हो। बीबी फ़ोन नहीं, अब तुमने बीबी का फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है ना। वाइफ ने 2 बार फ़ोन कर दिया, ठीक है ना। उधर वाइफ को गुस्सा आ गया क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़रूरी था आपके साथ मैसेज छोड़ना, और एकदम से उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, यू आर इररिस्पॉन्सिबल नाउ। तो इसका मतलब है कि एक इवेंट घटी, उसका एक्स को वाई बना दिया। इवेंट थी कि आपने फ़ोन नहीं उठाया, और आइडेंटिटी बन गई यू आर इररिस्पॉन्सिबल। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, वो वाइफ ये भी तो कह सकती है कि दो आई नो यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आज आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर आपकी आइडेंटिटी भी बची रही, और उस आइडेंटिटी को जीने के लिए आप और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। याद रखिएगा, हम रिश्तों में यही तो गलती करते हैं, हम हर रोज़ उनको आइडेंटिफाई करते रहते हैं। आइडेंटिफाई ना करें उनको वैसे ही रहने दे जो वो हैं। आई थिंक आराम से ये ना, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लेसन है पूरे पॉडकास्ट का, और ये मेरे लिए भी वन ऑफ द बेस्ट लेसन है, क्योंकि ये चीज़ है ना, मैंने रणवीर भाई कैसे भी पॉडकास्ट हुआ था ना, मैंने ये वाली, इसका ही थोड़ा सा एक अलग वर्जन था। वो ये था ना कि कई बार ना हम इवेंट को जज करने के बजाय लोगों को जज करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ गलती कर दी, तो मेरी गलती को पकड़ो, मुझको मत पकड़ो। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर कि अभी मैंने गलती से कुछ बोल दिया, तो जीशान ने वो बात गलत बोली, आपके लोगों का क्या रिएक्शन था, जीशान ही गलत है, खराब इंसान है। और ये हम सब लोगों के लिए करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, अपने पूरे देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, और बेड़ा गर्क कर रहे हैं सबका। हाँ। हम है ना इवेंट को, गलती पे गलती की सजा दो, लेकिन वो गलती है, वो इंसान को पूरा मत उसको जज करो उसके एक इवेंट से या उसकी एक चीज़। इसमें एक चीज़ और जोड़ूँ मैं। हाँ सर प्लीज। याद रखिएगा, कई बार लोग कहते हैं, और स्पेशली कई बार जो सेंसिटिव लोग हैं और महिलाएं, वो चूँकि ऑलरेडी सेंसिटिव होती हैं, उनसे अगर कोई गलती हो गई बचपन में, ठीक है ना, और उनके पास एक गिल्ट होती है, राम सर मेरे से ये गलती हो गई, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कई बार लोग कहते हैं सर मेरे बचपन में मेरे से ये गलती हो गई, मैं आज भी उस गलती का अपराध बोध जी रहा हूँ, रिग्रेट है। मैं उनसे एक बात कहता हूँ, तुम्हें पता है ये गलती का तुम्हें उस दिन पता चला था कि हो रही है, जब कर रहे थे कि बाद में पता चला? उन्होंने कहा जब बाद में पता चला। मैंने कहा इसका मतलब है कि जब इवॉल्व हुए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको गलती कह रहे हो। लेकिन अगर मैं आज आपको वही सिचुएशन दूँ, बिल्कुल वही सिचुएशन, आप में उतनी अकल है जिस दिन उसने थी, वही सिचुएशन है, वही आपकी ज़रूरतें हैं, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है, वही आपके लिए अवेलेबिलिटी है, वही सारा सिचुएशन चल रही है, आप फिर भी वही करेंगे। जब आप फिर वही करेंगे तो वो गलती नहीं है, बेसिकली वो एक ऐसा बिहेवियर है जो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इतना ही जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये समझने की कोशिश करिएगा, वी बिहेव बेस्ट परफेक्टली, एक प्रीसपोजिशन है कि हम जो भी बिहेव करते हैं, इस समय मैं जो भी बिहेव कर रहा हूँ वो मेरा परफेक्ट बिहेवियर है। तो कई बार लोग कहते हैं सर ऐसा कैसे कह दे, कल पिछले हफ्ते एक कार टकराई, उसमें जो एक अगली कार में एक IIM का मैनेजर था, पीछे एक बाइक वाला था, सेल्समैन जोमेटो का, उसने IIM वाले ने जो 1000 करोड़ की कंपनी का मैनेजर है उसको मैनेज कर रहा है, वो उतरा और उसको थप्पड़ मार दिया। अब एक अस्पताल में पड़ा है और एक थाने में पड़ा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वॉट एवर ही डिड इट वाज हिज बेस्ट? तो समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, NLP ये कहते हैं कि इस मोमेंट में भले ही वो IIM का मैनेजर है, उसके पास इस स्टेट में, इस पर्टिकुलर मनोदशा में यही बिहेवियर अवेलेबल है, और जैसी ये स्टेट बदली 1 घंटे बाद वो कह रहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, माय गॉड, मैं तो उसको माफ़ भी कर सकता था, मैं उसके आगे हाथ जोड़ सकता था, मैं उसके गले लगा सकता था, उसे 1000-2000 रुपये दे देता, उसकी 2 गाली उसने निकल गई उसके मुंह से, वो भी बेचारा धूप में था। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी स्टेट बदली है तब आपको ऑप्शन का पता चल रहा है।
उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके पास यही ऑप्शन थी और माइंड ने वही कर दिया। तो जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं उस मोमेंट में ये समझने की कोशिश करो, दूसरे आदमी को भी बेनिफिट दो कि इस मोमेंट में इसकी मनोदशा ऐसी है कि इसके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है। सारी ऑप्शन बंद कर दी सबकॉन्शियस ने, एक न्यूरॉन खुला हुआ है और उसमें ये बिहेवियर है। लेकिन जैसे ये मनोदशा बदलेगी फिर वो कहेगा सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, अगले ही मोमेंट पर। तो याद रखिएगा, वी आर द प्रिजनर नॉट ऑफ आवर एक्शंस, वी आर द प्रिजनर ऑफ आवर स्टेट्स। सो बेसिकली हमें अलग अलग स्टेट्स में अगर ऐसा पर्सन ग्रो करना है तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। उसकी अगर practice अगर करना आपके पड़ेगा। पास एग्जाम के दौरान आपके पास हमेशा डर की ऑप्शन रही या स्टेट रही तो हर बार आप गलती करके आएंगे, सिली मिस्टेक करेंगे। अगर आपके पास, आप मैरिड हैं और आप अपनी वाइफ के साथ हैं, अकेले में हैं, वहाँ इंस्टीड ऑफ शेयरिंग लविंग एंड रोमांस के अलावा वहाँ पर आपके लिए लोनलीनेस आ गई तो क्या करेगा इस रिश्ते का? वहाँ पर आपके पास डिफरेंट स्टेट आनी चाहिए। सही बात है। इसीलिए लोग एक ही गलती बार बार कई बार भी करने लग जाते हैं ना, एक ही चीज़, मतलब गुस्सा आ रहा है। इसीलिए तो उन मिस्टेक्स को सिली कहते हैं। अच्छा। सिली मिस्टेक इसीलिए हो रही है, एवरी टाइम यू आर एंटरिंग इनटू दैट सिचुएशन, यू आर एंटरिंग इनटू द सेम स्टेट, एक ही पैटर्न रिपीट एक ही पैटर्न रिपीट होगा क्योंकि उस पैटर्न में वही बिहेवियर भी है, पैटर्न ही वही पड़ा हुआ उसके पास। जब बच्चे से आप देखेंगे कई बार बच्चा एग्जाम में ठीक कर रहा है, एग्जाम में गलत करके आता है और फिर मम्मी कहती है इस क्वेश्चन पेपर को दोबारा करना, घर पे ठीक कर रहा है क्योंकि घर पे उसका स्टेट डिफरेंट है। उस स्टेट में उसने प्यार में उसे लर्न किया था, वहाँ आपकी टीचर ने स्टेट उसकी बदल रखी है। हे इस चाइल्ड डोंट लुक इधर उधर, वो बेचारा डर गया, वहाँ पर एग्जाम है आज, अच्छा डर गया एग्जाम। अरे इस एग्जाम का वर्ड तुमने कर क्या रखा? इस एग्जाम का दिन ऐसा बना दो ना कि यहाँ पर उस दिन बड़ी मूवी दिखाई जाए, रेन डांस कराया जाए, फ्री में खाना खिलाया जाए, खूब बैटिंग करवाओ बच्चों से, एक बढ़िया डांस करवाओ और उसके बाद कह दो कि अब ये एग्जाम भी लिखना है, देख लेना सब सारे पास हो जाएंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, याद तो कराते हैं हम उनको गुड स्टेट में और उनको एग्जाम दिलवाते हैं बैड स्टेट क्रिएट करके। यानी कि आप ये क्या कर रहे हो भाई, आपने पर्स मेरा रख दिया उज्जैन में और ढूंढवा मुझे जबलपुर में रहे हो, कैसे को ढूंढ लूंगा मैं? सही बात है। आप कमाल की बात देखिएगा, एक एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, छोटी सी बात पेरेंट्स के लिए और टीचर्स को। यहाँ पर कई बार गुस्सा आएगा अपने आप ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। आप अपने बच्चे को जब भी लर्न करवाते हैं किसी भी चीज़ को, क्लॉक टाइम में करवाते हैं, सॉरी गोल टाइम में करवाते हैं। गोल टाइम में कि ये क्वेश्चन याद करना है। अब बच्चा उसे कर रहा है क्वेश्चन को याद 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। 3 घंटे में उसने एक थ्योरम याद कर ली, यानी कि उसने गोल को पूरा कर लिया। क्लियर है? अब आपने कहा दूसरी थ्योरम करो बेटा, वो भी कर ली। आप उसको लर्न करवा ले हो गोल टाइम में, यानी कि गोल को पूरा कर लो, टाइम कितना भी ले लो। और एग्जाम ले रहे हैं आप क्लॉक टाइम में, अब 3 घंटे में इसे करके दिखाओ। भाई पहले तो आप मुझे कह रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर आप दौड़ लगाओ, कितनी भी देर में करो, और मैंने एक ट्रेनिंग ले ली है कि मैं उसे 20 घंटे में पूरी कर रहा हूं। अब मुझे कंपटीशन में डाल दिया, अब आप कह रहे हैं कि 10 घंटे में पूरी करो। भाई उस दिन आपने गलती क्यों करी? आपने सारी स्कूलिंग की ही गलती हो रही है बच्चों की, और फिर उसकी स्टेट, आप उसकी आइडेंटिटी खराब कर रही, स्टेट खराब करके। यू आर स्टूपिड, यू आर 70% यू आर 80%, यू आर 30%। अरे चाइल्ड इज नॉट 30%, टीचर इज 30%। मैं स्कूल चलाता हूँ सर, ठीक है ना, मेरे फ्रेंड के साथ बहुत सालों तक मैं वहाँ पर रेगुलरली गया। मैंने किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबल्ड नहीं देखा, और मैंने हर टीचर को और हर पेरेंट को टीचिंग डिसेबल्ड जरूर देखा है। वी आर द पेरेंट्स हैविंग टीचिंग डिसेबिलिटी, हमें नहीं आता पढ़ाना। क्यों? बच्चे तो खाली स्लेट जैसे, उनको तो जो सिखाओगे अब सीख लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बच्चे को गोद में कब उठाते हो? जब वो हंसता है, छोटा सा बच्चा है आपका, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का, जब वो आराम से खेल रहा है अपने बेड पर, अपने पालने में हंस रहा है, खेल रहा है, तब उसे गोद में उठाते हो? यूजुअली जब वो एकदम से चिल्लाता है, रोता है, यूजुअली चिल्लाते तो उठाते हो, तब उठाते हो। अगली बार उसे आपकी गोद चाहिए तो क्या करना होगा? रोएगा। तो ये एंकरिंग, ये ट्रिगरिंग किसने डाली? हु इज रेस्पॉन्सिबल? उसको मिजरेबल स्टेट देने वाला कौन है? सबसे पहले पेरेंट्स, लेकिन मानते नहीं हैं। आपने उसको रिवार्ड ही गलत जगह पर दिया है, और हमारी पर्सनालिटी सारी की सारी जो बनती है, याद रखिएगा, पनिशमेंट और रिवार्ड से बनती है। किन किन चीज़ों पे आपको पनिशमेंट मिला, किन किन चीज़ों पर रिवार्ड मिला। फिर बच्चा आपका स्कूल जाता है और वो देखता है कि मेरा कज़न यहीं पर बैठा, मेरा दोस्त बैठा हुआ है, कल हम दोनों खेल रहे थे, ठीक है ना, और मैंने कहा था कि भैया आप होमवर्क कर लो, टीचर नहीं तो पनिश करेगी। वो कह रहा है चिंता ना करो, और वो बच्चा, अब टीचर पूछ रही है कि तुमने होमवर्क करा? और वो बच्चा कह रहा मम्मी का कल बुखार आ गया था और पापा को ना चोट लग गई थी, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं पूरा किया।
और एकदम से कहती है कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ। अब आपका बच्चा क्या सीख रहा है? हियर द रिवार्ड इज गिवन टू द मैनिपुलेटर एंड ही बिकम्स द मैनिपुलेटर। याद रखिएगा किन किन चीज़ों पर उसे सोसाइटी में रिवार्ड दिखाई देता है, इसे हम लोकल मॉडल एक्सेलेंस कहते हैं। यानी कि वो सोसाइटी के मॉडल को देखता है कि यहाँ एक्सेलेंस किसे मिल रही है। आप एक तरफ दिखा रहे हैं एकता कपूर जी के सीरियल, खन्ना साहब की 5 गर्लफ्रेंड है, मिसिज खन्ना के 5 बॉयफ्रेंड है, फिर वो अपने घर वालों को देखता है ये बावला कौन है, इसकी एक भी नहीं है, ये मम्मी कौन है, इसका एक भी नहीं है। वो कहता है आई डोंट लाइक दिस पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड जनरेशन। फिर वो अपनी तरह से लाइफ को जीता है, बिकॉज आपने एक्सेलेंस किसको दे रखी है। एक्सेलेंस उसे कहाँ से मिल रही है? लोकल मॉडल से। और लोकल मॉडल क्या है? और ऐसे में पिक्चर बनाने वाले लोग क्या कहेंगे? हमें क्या मतलब, मत देखो। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर यहाँ पर ठीक है ना, इस मॉल के अंदर जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर मैं कूड़ा डाल दूँ, बदबू तो आएगी ना आप तक। फिर मैं क्या कहूँगा? मत सूंघो ना। अरे भाई ये आएगी। वी आर लिविंग इन ए सिम्बियोटिक सोसाइटी। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समाज में रहते हैं, कटे हुए में नहीं रहते। इफ़ यू डू एनीथिंग रॉन्ग इट विल इम्पैक्ट मी। अगर मैं बाहर कूड़ा डालूंगा, अगर मैं एक सड़क पर एक पत्थर रख दूं, अभी 4-6 लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा जो बाइक पर जा रहे हैं। हाउ कैन यू से कि उन्हें देखकर चलना चाहिए? दे आर इन स्पीड। भाई तुम क्या कर रहे हो? हम सिम्बियोसिस को समझना होगा। तो इसीलिए आई थिंक राम सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि हमें सही कंटेंट हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चों को क्या करवा रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। याद रखिएगा हर उम्र के लिए चीज़ें बनी हैं, हर उम्र के लिए। अगर एक आदमी आईसीयू में है, आप उसको मटन ऑफर नहीं कर सकते, जबकि मटन में बहुत क्वालिटी है। उसे खिचड़ी देनी पड़ेगी जब तक कि उसकी आंतें ठीक नहीं हो जाती, ठीक है ना। और जब आंतें ठीक हो गई फिर आप उसको अंडर नरिश्ड नहीं रख सकते, फिर उसको पूरे न्यूट्रिएंट भी देने हैं। व्हेन यू आर ऑन द राइट हाईवे देन यू हैव टू रन फास्ट, अदरवाइज यू विल रन ओवर। जब आप एक हाईवे पर चल रहे हैं तो आपको तेज़ी चलना होगा, नहीं तो पिछले वाले आपको कुचल देंगे, ये रूल है। लेकिन आप चांदनी चौक में या आप एक बड़ी मुंबई की रोड पर जहाँ पर मार्केट भरा पड़ा है, वहाँ पर आप 100 की स्पीड से नहीं चला सकते। ये नहीं कह सकते इट्स माई लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, इट इज़ अ सिम्बियोटिक लाइफ। याद रखिएगा हमेशा आपको ये देखना होगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। दुनिया तो आपको ऑफर कर रही है, कंज्यूम आप क्या कर रहे हैं। आपके बुफे में 100 चीज़ें लग रही हैं, आपको खाना क्या है ये तय करेगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। ये थोड़ा है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये सब्जेक्टिव होता कंज्यूमिंग। मैं तो आपको सब कुछ ऑफर कर रहा हूँ। सवाल ये है अगर आप अपने बच्चे को 9 साल की उम्र में बेकार की चीज़ें दिखाने लगेंगे तो वो कंज्यूम करके फिर वही तो चीज़ें लेगा, उसे अच्छी जगह कहाँ मजा आएगा। सही बात है। इसीलिए तो आप अपने परिवार में वैल्यूज़ को सबसे पहले रखते हैं कि ये मेरी वैल्यूज़ है परिवार की, ये मेरी कम्युनिटी की, ये मेरी रिलीजन की, ये मेरी कास्ट की। वही, और हम ये कहीं ना कहीं ये सब गलत लोगों को ही बहुत ज़्यादा ऊपर दिखा रहे हैं कि ये सबसे बड़े लोग हैं, ये सबसे अच्छे लोग हैं, इनकी ये मार्केटिंग हो रही है, इनकी ये पीआर हो रही है, जबकि ये लोग आई थिंक बहुत गलत रोल मॉडल्स हैं हमारे सबके लिए, बच्चों याद के लिए, सबके रखिएगा एक वर्ड है रोल मॉडलिंग, जो अभी बोला आपने, रोल मॉडल। मॉडल का मतलब होता है कॉपी करना। किस रोल को आप कॉपी कर रहे हैं? रामलीला चल रही राम को या रावण को? ठीक है ना। अगर क्वालिफाई इतना कर दिया जाए रावण को कि उसके पास एक बड़ा स्विमिंग पूल है, उसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, और राम को दिखाया जाए कि ये तो बिल्कुल, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा हो भी रहा है ना, ऐसा अरे ऐसा ही हो रहा है। विलेन तो हीरो दिखा रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। आप स्कूल्स में जाइए, जो बच्चे पढ़ने वाला है ना उसको नर्ड बोला जाता है, इज ए नर्ड, और उसको एकदम से आउटकास्ट कर दिया जाता है, हमारे ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है ना। बच्चा एकदम से नेग्लेक्ट फील करता है, ये तो मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर। वो क्या करते हैं, वो तो ये कहता है कि मेरे फ्रेंड ही कोई नहीं है। और जो ये कहता है कि चलो आज ये मस्ती करते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये चबाते हैं, वहाँ टाइम बर्बाद करते हैं, इसी रिलेशनशिप में जाते हैं, और वो कहते हैं कि दे आर एन्जॉइंग द, जिनके पास बड़ी बाइक है, ठीक है ना। तो बच्चा कहता है कि आई एम लॉस्ट, या तो मुझे भी यही दीजिए, या मैं आई एम लूजिंग माई आइडेंटिटी। तो याद रखिएगा इस समाज को अपने रूल्स को क्लियर करना होगा, अगली जनरेशन को, नहीं तो आप बच ही नहीं सकते। ये तो वही वाली बदबू है कि आप इसकी खुशबू लिए बगैर नहीं रह सकते। ये नहीं कह सकते कि तुम मत सूंघो, हम तो कर रहे हैं, ये तो विजिबल है। यानी कि लोकल मॉडल एक्सेलेंस, किन लोगों को एक्सेलेंस मिल रही है, बच्चा तो उसको फॉलो करेगा। और यहाँ पर चैलेंज आएगा, अगर आप अपने बच्चों को जब बाहर निकालेंगे, चैलेंज आना ही आना है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज वो देखता है कि यहाँ से एक्सेलेंस मिल रही है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इधर से क्वेश्चन आता है जो कई बार लोग पूछते भी है राम सर, कि अभी हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो हमें लग रहा है कि गलत कर रहा है और उनके लिए गलत हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए गलत कंटेंट देखना, या फिर कोई भी और दूसरा पैटर्न हो सकता है जो हम अपने आसपास वाले लोग में देखते हैं,
हमें पता है वो चेंज होना चाहिए, बट वो लोग चेंज नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे लोग पहली बार चेंज हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो लोग ने ठान लिया कि उनको बदलना ही नहीं है, क्या वो बदला जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, अगर वो NLP यूज़ करके। बिल्कुल ही ये मान ले कि मैं नहीं बदलूंगा, तो वो किसी से बदला अपने आप से रिवेंज ले रहा है। याद रखिएगा, बचपन की सेल्फ इमेज उनकी इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देती। पीपल स्टार्ट लविंग देयर मिजरीज, लोग अपने संकटों को प्यार करने लगते हैं। दे स्टार्ट लविंग देयर हेल, वह अपने नरक को प्यार करने लगते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये नरक मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसके बाहर मेरी कोई पहचान नहीं है। जीवन में यह उनको बदला जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जहाँ पर उन्हें बदलने के लिए ना कहा जाए, लेकिन उन्हें बदलाव वाला माहौल दिया जाए। कई बार होता यह है कि जब उनको ये कहा जाता है तुम बदल लो, तो वो रजिस्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ रिवर्सल है, यानी कि जैसे ही आप ये कहेंगे बदल लो, तो दूसरे वो एकदम से कहना अब तो बिल्कुल नहीं बदलूंगा, बिकॉज मैं आपको मिसमैच करता हूँ। लेकिन एक माहौल दिया जाए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है। बार्किंग द रोंग ट्री एक किताब है शायद, ठीक है ना, उसमें शायद दूसरा ही चैप्टर है या 5-7 पेज के बाद ही एक कहानी आती है कि एक बच्चों में एक जीन आती है, वो ऐसे ही नाम है 4DCR72, ऐसे ही कुछ नाम जीन का है, आई डोंट रिमेंबर। वह जीन की खास बात यह है कि अगर वो बच्चे के अंदर है तो बच्चा नॉन एम्पैथी होगी उसके अंदर, यानी कि एम्पैथी नहीं होगी, वह बहुत वायलेंट होगा और वो बहुत सेल्फिश हो जाएगा। वह पावर सीकर भी हो सके, अगर उसके पास पावर होगी तो वो नुकसान करेगा। अच्छा, ठीक है ना, यह उस जीन की खास बात है। जब इन बच्चों को इकट्ठा किया गया और इनको एक माहौल दिया गया जहाँ पर इनको प्यार सिखाया गया, जहाँ पर इनको करुणा सिखाई गई, यानी कि कंपैशन सिखाया गया, जहाँ इनकी अपब्रिंगिंग के अंदर रिवार्ड्स को पूजा दिया गया कि जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो उनको रिवार्ड दिया गया। धीरे धीरे देखा गया कि एक दूसरे को अपना टिफ़िन शो देने लगे, एक दूसरे को टिफ़िन देने के बाद इवन ये कहने लगे नहीं आप ही खा लो। बड़े हुए तो ये दूसरे को और अपने माता पिता को और बाकी लोगों को भी ये रेस्पेक्ट कर रहे थे, और बड़े होकर इन्होंने बड़ी डोनेशन भी दी। यानी कि आप अपने जेनेटिक वैल्यूज़ को कम्प्लीटली री एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं, इसी हम एपिजेनेटिक्स भी कहते हैं। यानी कि आप अपने उन गुणों को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। अगर आप किसी आदमी को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलने के लिए कहेंगे तो याद रखेगा रेजिस्ट करेगा। सही बात। वैसे मैं एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस या मिसमैचर कौन होता है, कब बच्चे को मिसमैचर बनाते हैं, लोग क्यों नहीं सुधरना चाहते? सबसे याद रखिएगा, बचपन में जाइएगा और आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यह अनुभव आपकी लाइफ में ठीक है आएगा ही जब आप अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। मान लेते कल आपका बच्चा कहता है पापा, या अपनी मम्मी से कहता है मॉम आई कांट डू मैथमेटिक्स, मेरे से ये सवाल नहीं होगा। और आप जानते हैं तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो 5 का ही तो टेबल है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं बेटा तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे रेफरेंस में क्या है, ये इजी है, और उसके रेफरेंस में क्या है, हार्ड है। तो वो अपनी इनर रियलिटी क्या दे रहा है, आई कांट डू इट, और तुम्हारी इनर रियलिटी क्या है, ही कैन डू इट। ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, दोनों रियलिटी मैच कर रही हैं कि मिसमैच कर रही हैं? मिसमैच कर रही हैं, यही बोला ना। इट मीन्स यू आर द फर्स्ट मिसमैचर ऑफ योर चाइल्ड। और याद रखिएगा वो मिसमैचर इतना हो जाएगा कि अब आप जैसे वो टीनेज में आएगा, जो भी आप कहेंगे बेटा बाहर मत जाया करो, देर तक मत रुका करो, उसको ही करेगा। वट एवर तुम कहोगे वो उसका उल्टा करेगा, बिकॉज मिसमैचर आपने किया है उसको। याद रखिएगा, सबसे पहले जो मिसमैचर होते हैं लाइफ में वो पेरेंट्स होते हैं। इसलिए पेरेंटिंग एक बहुत कला है और हर एक स्कूल में सबसे पहले ही सिखाई जानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ शादी तब तक करो ही मत जब तक पेरेंटिंग के रूल्स ना सीख लें, या बढ़िया सी कोई वर्कशॉप में और आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जब भी वो मिसमैच करेगा वो सबसे पहले चाइल्डहुड से करेगा। आपको वहाँ पे सवाल ही डिफरेंट करना था जो NLP में सिखाया जाता। व्हाट स्टॉप्स यू बेटा? वो कहता अंदर आवाज़ आ रही है, इसे म्यूट कर देते हैं, मुझे डर सा लग रहा है, इसे मैं ठीक करवा देता हूँ, NLP से एंग्जाइटी ठीक कर देते हैं, फियर को निकलवा देता हूँ। ये मेरे पास वो किताब नहीं, अभी लेकर आ जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, उसको मिसमैच कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी आदमी कुछ कह रहा है उसको मिसमैच मत करिए। याद रखिएगा, जो लोग सुधरना नहीं चाहते उनके एनवायरनमेंट में मिसमैचर बैठे हुए हैं, उनकी सारी गलती नहीं है, उनकी सारी गलती नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी है। मैं कहता हूँ तुम ऐसे हो, आप अपनी तरफ उंगली नहीं निकाल रहे हो। पहली चीज़ ये है, अगर उनको आप सुधारना चाहते हैं तो यहाँ से उनको एक नया पैराडाइम, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। उन्हें बताना होगा कि रियलाइज़ कराना होगा कि उनके लिए गोल्डन हाईवे भी तैयार है। इंस्टीड ऑफ फॉलिंग सिक, इंस्टीड ऑफ फॉलिंग डिप्रेस्ड, वो एक डिलाइटफुलनेस में रह सकते हैं। इंस्टीड ऑफ फीलिंग फॉलिंग द विक्टिम ऑफ
बेकार के रिश्तों के लिए, वो एक अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनको ये भी बताना होगा कि और वो इसलिए, और आप अपनी सेल्फ इमेज को बदल कर ये सब कर सकते हैं, और वो बहुत इजी भी है। उनके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना होगा। उन्हें कभी भी कंपेयर मत करें, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना बढ़िया आगे निकल गया, देखो तुम्हारा कज़न कितना बड़ा, वो याद रखेगा, ये दुश्मन बन जाएंगे, और वो फिर कहेगा मैं अपने नरक में खुश हूँ, और उस नरक को इतना आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो अंतिम समय तक उस नरक से नहीं निकलता है। वो सुधर सकते हैं बशर्ते कि चारों तरफ का माहौल डिफरेंट हो। यह जेनेटिक एक्सप्रेशन प्रूव हो चुका है। जैसे ही हम अपने गट के बैक्टीरिया के माहौल को बदलते हैं, हम कई जीन को री एक्सप्रेस कर लेते हैं, कोलाजन दोबारा बनने लगता है, बायोटिन दोबारा बनने लगता है। ओके, तो डाइट से भी मतलब आप बोल रहे हो कि सही खाना पीने से भी इसका प्रॉब्लम सही उस सिचुएशन में जो है उसमें तो देखिए आपका लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो अगर अगर आपने बोला मिसमैच हो रहा है, तो उसको मैच कैसे करें? मैं बोला ये कर सकते हैं या फिर हो सकता सबसे है। इंपॉर्टेंट है कि आप रिवार्ड्स को ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे की तरह, जब भी बच्चा कोई भी अच्छा काम करे उस टाइम उसको रिवार्ड दें। जब वो गलत काम कर रहे हैं तो इवन डांटना भी गलत रिवार्ड है, क्योंकि सिग्निफिकेंस तो उसको मिल गई। तो उसको ये कहना कि ये काम तुम बेटा कर रहे हो, अभी 2 मिनट बाद बात करता हूँ। तो 2 मिनट के बाद नई स्टेट में उससे बात करो कि जो भी तुम कर रहे थे वो नई तरीके से कर सकते थे या इसे अवॉइड कर सकते थे। लेकिन जब भी वो अच्छा काम करे उसे रिवार्ड दो, एंड सडनली यू विल फाइंड के आप एकदम से उसे अपना मैचर बना लेंगे। हम बेसिकली रिवार्ड ही नहीं देते। जो आदमी रजिस्ट कर रहा है आपके परिवार में ऐसे, समझ लीजिएगा वह बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन की तलाश में था आपसे, और लेकिन आप उसे मिस कर गए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका बच्चा सुबह ब्रश कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है जो पॉजिटिव है, यहाँ पर इमीडिएटली आपका काम है कि आप उसे अप्रिशिएट करें। अरे वाह वंडरफुल, तुम ब्रश कर रहे हो, पता है तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, यू लुक लाइक ए हीरो, आई लव यू। शाम को भी करना, इतना बोल देना बस। अब आप शाम को आना, अब वो देख लेना, वो इंतज़ार करेगा कि कब आप देखें, और वो एक ब्रश लाएगा और वो एक्टिंग ऐसी करेगा कि तुम देख लो, और वो उसको टूथपेस्ट को लगाकर ब्रश करेगा। याद रखिएगा यहाँ पर इस पैटर्न को रीइंफोर्स करना होगा। अब आपको दोबारा उसको रिवार्ड देना होगा। अगर आपने रिवार्ड नहीं दिया तो वो समझ जाएगा ये आदमी नहीं है, ये मैनिपुलेटर है, ही जस्ट गिविंग मी द फॉल्स एप्रिशिएशन। वो कभी यकीन नहीं करेगा, यू हैव लॉस्ट द ट्रस्ट। एंड यहाँ पर वो लोग कभी नहीं बदलते। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी पैटर्न को रीइंफोर्स करना चाहते हैं तो रीइंफोर्स का मतलब है मतलब दोबारा फोर्स में लाइए उसको। जब भी वो आदमी कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा सा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए। जब वो गलत कर रहा तो मत धमकाइए उस टाइम, बिकॉज मोर यू आर पुटिंग द रेजिस्टेंस, मोर ही विल फेस द पुश द रेजिस्टेंस। दोनों पुश करेंगे। इंस्टेड वो टाइम पे एटलीस्ट हमें जाने देना चाहिए। यस, वो टाइम और बाद में भी हम बात कर सकते हैं। बाद में ही करना अगर है। कोई बच्चा अगर कोई काम हम चाहते करे नहीं कर रहा है तो कैसे करना है, तब भी हमें याद उस time पे रखिएगा, जाने सिंपल सी बात है, जब भी वो कोई भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं उस समय उसका रिवार्ड देना जरूरी है। ये पेरेंटिंग का पहला रूल है, रिवार्ड द पॉजिटिव। और अगर वो निगेटिव पैटर्न कर रहा है तो उस समय देख लीजिएगा, मान लेते वो आग के साथ खेल रहा तो हटा दो, फिर बाद में समझाओ 2 मिनट 5 मिनट, बेटा डू यू नो व्हाट फायर इज, क्या क्या नुकसान हो सकते थे। एक बच्चा था उसको ये हो गया था, उसकी उंगली में ये हो गया था, बट यू आर ए गुड बॉय, तुमने तो लर्न कर लिया चीज़ें। लेकिन अगर आपने वहाँ एकदम से उसको पैटर्न ऐसा दे दिया कि गलत चीज़ों पर आप उसको सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, डांटना भी सिग्निफिकेंस है, याद रखिएगा। और अच्छी चीज़ों पर आप सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे तो वो कहेगा कि मुझे तो सिग्निफिकेंस ही नहीं मिली अच्छी चीज़ों पर, मुझे तो सिग्निफिकेंस ही निगेटिव चीज़ों पर मिली है, और यहीं से तो गड़बड़ हो रही सारी। याद रखिएगा, आपके चाइल्डहुड की तो पर्सनालिटी है, आइडेंटिटी है जो बड़ी होती है। हाँ, अमेजिंग। काफ़ी डेप्थ में हमने वापस से बात कर लिया। कुछ एक लाइटर नोट पे सर और कुछ ऐसा किस्सा बता दीजिए। आपके किस्से मुझे बहुत मज़ा आता है। जो आपने वो गाँव वाला भी बोला, धोती उड़ गई हो, और वो वाला ऐसा कुछ और दिमाग में आ रहा था इंटरेस्टिंग, बताइए वो मज़ेदार। आ जाएगा बीच में। वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो जब तक ये काम करते सर, एक और क्वेश्चन था जो कई बार लोग है ना पूछते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, फॉर एग्जांपल बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं, अपनी क्लासेस खोलनी है, ये भी जो भी करना है XYZ उनको करना है। इस चीज़ की चलो मान लेते हैं उनकी क्लैरिटी है। कई बार तो लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती है कि क्या करना है, कुछ तो करना है। पहला ये रहता है या चलो एक बार क्लैरिटी है, फिर भी वो लोग बोलते हैं कुछ तो मुझे चीज़ रोक रही है, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? लाइटर नोट शुरू हो जाएगा यहाँ से। हाँ, चलिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं, हाँ हाँ इज़ ए वेरी वेरी स्मार्ट बॉय, नाम नहीं लूँगा, वो हंसेंगे अभी सुनकर। तो ही केम टू माय वर्कशॉप इन 2019 जस्ट बिफोर द पैंडेमिक इन अक्टूबर। और उन्होंने कहा कि राम सर, जो मेरा 3-4 होना चाहिए थायराइड, वो 53 है। अच्छा।
आई सेड यार व्हाट्स योर एज? उसने कहा 27, 28। मैंने कहा तुम दुबले पतले हो, आई मीन यू आर वेरी ह्यूमरस, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये गेम कैसे खेल सकता है? एनीवे, इन 5 दिनों की बात है, अचानक मैंने फिर दोबारा उससे बात करने का मौका मिला। वो बड़ा ग्रुप था, नो डाउट अबाउट इट। एंड सडनली उसने कहा कि सर मैं तो मैंने कहा तुम करते क्या हो? उसने कहा सर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैंने कहा तुम क्या बात करते हो लोगों से? मोटिवेशनल स्पीकर को मैं यूजुअली जानता नहीं, वो करते क्या है? हाँ। उसने कहा सर वो जब भी मैं लोगों से कहता हूँ मैं यही कहता हूँ कुछ बड़ा करो। हाँ। मैंने कहा तुमने तो कर लिया, हम्म। कुछ बड़ा करो। तुम्हारे माइंड ने तो सुन लिया इस बात को, क्या बड़ा करना है ये तो बताया नहीं। क्या बड़ा करना जो तुम्हारा पैरामीटर 3 था वो 53 हो चुका है, बड़ा तो हो चुका है। अरे भाई स्पेसिफिक हो जाओ। और वो इस बात को हंसे। वो दूसरी बात है कि जनवरी में ही केम टू माई इन माई 14-day वर्कशॉप, और उसने बिल्कुल अब वो ठीक है, तभी ठीक हो गया था। याद रखिएगा जीवन में 2 वर्ड बड़े खतरनाक हैं, और ये हमारे दर्शकों में मैं बताना चाहूँगा। एक पहला सेंटेंस है, सर मुझे कुछ करना है जीवन में। भैया इस कुछ में बहुत खतरनाक चीज़ें भी, इसमें स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है, कुएं में कूदना भी है, किसी के साथ मर्डर भी करना है, तलाक देना भी, तलाक लेना भी है, शादी भी करनी है, गलत तरीके से कहीं गाड़ी भी चलानी है, कुछ तो करेंगे आप। तो कुछ वर्ड से छूट जाओ, क्योंकि ये बहुत ही हिप्नोटिक सेंटेंस है। इसको स्पेसिफिक करो कि कुछ क्या नहीं करना और क्या करना है। जब आप कुछ भी करना चाहते हैं और कुछ जीवन में अलग करना चाहते हैं तो ये और भी खतरनाक है। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो एक डॉक्टर हैं पूना में। उन्होंने कहा कि सर वो मेरे पास आए थे 2017 में, तब से वो मेरे स्टूडेंट नहीं बल्कि फ्रेंड भी हैं। कई बार मैं गोवा में, वो मेरे साथ ही रहते हैं। तो उन्होंने एक कहानी बताई कि राम सर जब मैं जीवन में कुछ करना चाह रहा था तो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर मिले। एक स्पीकर ने कहा कि कुछ ऐसा यूनिक करो जो किसी ने ना किया हो। कहता सर जब मैं डॉक्टर बना था तो मेरे फादर ने, बड़ी फैमिली है हमारी, मेरे फादर ने मुझे 73 लाख की एक कार दी थी 2015 में। मैं कुछ यूनिक करना चाहता तो मैंने कार 29 लाख में बेच दी। तो पहला यूनिक कर दिया। और दूसरा यूनिक ये करा कि जिसको बेची उससे कोई पेपर साइन वाइन नहीं करवाए, उसको करके दे दिए। उसमें से सिर्फ 9 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, जिससे मैंने सेकंड कार खरीदी। कुछ ना कुछ तो मैंने कर लिया यूनिक। तो भाई ये तो मैंने कहा इससे बड़ा यूनिक क्या कर सकते हो कि 73 लाख की कार को आपने 1 साल में 9 लाख की बना दिया। ये तो बहुत बढ़िया करा। सवाल ये नहीं है कि जब भी हम एक हिप्नोटिक कमांड लेते हैं वो लगती तो बहुत अच्छी है पर होती बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैंने दुनिया को कह दिया जीवन में कुछ करो, कुछ ऐसा करो जो मन में है, आपके मन की कर लो। यही तो बोलते हैं ना। पता चला एक ने आदमी ने कल अगले दिन मन की कर ली कि वो गुस्सा आ रहा था बॉस को, 2 थप्पड़ मार दिए, नौकरी छूट गई। एक ने किसी को तलाक दे दिया, ठीक है ना, जो नहीं देना चाहिए था। एक ने किसी का मर्डर कर दिया और एक ने 100 करोड़ कमा लिए। समझ गए ना मेरी बात? लेकिन वो कहेगा मैंने तो पॉजिटिव बोला था। नहीं, आपने पॉजिटिव नहीं बोला था, आपने कहा था जो मन में है। बोलना ये था कि जो रेलेवेंट है वह करना है। और आपको क्या रोक रहा है, अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पर मैं सभी लोगों से एक बात करूँगा। मैं अपने 34 साल का अनुभव दे रहा हूँ, जब मैंने बहुत सारे बहुत सारे CEOs को काउंसलिंग दी है। ऐसे ग्रुप है जो 24,000 करोड़ के ग्रुप हैं, उनके मालिकों को नाम नहीं लूँगा, सबको वो जानते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं उनके। जब वो कहते हैं कि हमें क्या रोक रहा है तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, सर आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्हें मैं कहता हूँ कि शांत बैठे रहो। 25-30 मिनट के बाद मैं उनसे कहता हूँ कि इमेजिन करो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो इस टारगेट से, या इस कुछ करना जो भी आप करना चाह रहे, तो उनके पास क्लियर है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं प्लांट को डबल करना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अब बताओ क्या फीलिंग आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या रोकता है, मैं कहता हूँ क्या महसूस कर रहे हो। एंड सडनली एक आदमी के तो एक आंख से आंसू आना शुरू हो गया, टप टप टप। उसने कहा ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ से रोक लिया है, ऐसे करके, सर यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, यहाँ रुक गया। एक ने कहा मेरे पैरों में ऐसा लग रहा है जंजीरें पड़ गई है। एक ने कहा ऐसा कर रहा है कि मेरे कंधे पीछे कोरे को मुझे पीछे से कोई खींच रहा है। याद रखिएगा ये वही बिलीफ हैं आपके, डर हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी छोटी डिस्टोर्टेड सेल्फ इमेज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इस मोमेंट तक वो अलाउ कर रही थी। यहाँ पर अब आपको अपने पर्पज़ को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी पहचान को रीडायरेक्शन देनी पड़ेगी, जो मैंने अभी बताई थी, आइडेंटिटी को, अपनी वैल्यूज़ को और अपने बिलीफ को बदलना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अगर आपके पास आगे बढ़ने में कोई एंग्जाइटी आ रही है तो ये एक रियल चीज़ है। मैं एक लड़की के साथ काउंसलिंग कर रहा था, उन्होंने कहा सर मेरी 50 लाख का टर्नओवर है
1 साल का, मैं उसे 3 करोड़ करना चाहती हूँ। और एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने मेरे से कई लाख रुपए ले लिए और उन्होंने 3 करोड़ की मेरी सेटिंग भी करवा दी। मैंने कहा आ जाओ, आंखें बंद करके। पूरा ग्रुप बैठा था और मैंने उनसे कहा कि आंखें बंद करो, तुम 50 लाख कमा रही हो, अब कैसा लग रहा? उन्होंने कहा बिल्कुल लाइट। क्या आवाज़ आ रही है? आई कैन डू इट ईजीली। आपके फ्यूचर की क्या है? बिल्कुल क्लियर। हवा का रंग रूप कैसा है? बहुत अच्छा। नाउ थिंक ऑफ 3 करोड़। उसने कहा सर पेट में मरोड़ आ गई है। विद इन 3 मिनट्स उसने कहा पेट में मरोड़ आ गई, सर घूम रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है बावली है, पागल है, तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा याद रखिएगा, अब ये बाहरी वर्ल्ड कोई भी आपकी गोल सेटिंग करवा दे, इंटरनल वर्ल्ड ने आपको परमिशन नहीं दी। याद रखिएगा, जो आपको रोकता है वह आपका इंटरनल वर्ल्ड है, जिसको हम परमिशन कहते हैं। हम हिंदुत्व में 3 वर्ड को लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा का मतलब है क्रिएटिंग द आइडिया। आप किसी भी चीज़ को ब्रह्म कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको पूरा करने के लिए आपके पास एक महेश यानी कि तांडव करने के लिए आपके पास शिव भी है, शिव पार्ट है, वह तांडव करने के लिए तैयार है। क्योंकि उस तरह का तांडव बहुत सारे लोगों ने करके उससे भी बड़ा गोल पूरा कर लिया। सवाल यह है कि परमिशन जो यहाँ पर सोचा है, क्या आपके इंटरनल वर्ल्ड ने इस बॉडी को परमिशन दिए कि इस काम को कर लो? अगर नहीं तो इसको विष्णु पार्ट कहा जाता है, यानी कि ये परमिशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पर एक बच्चा है और बीच में यहाँ पर आग लगी हुई है और वो बच्चा इथोपिया का रहने वाला है, वहाँ आग लगी हुई है। मैं बीच में नहीं जाऊँगा, मैं शोर मचाऊँगा, इधर से घूमूंगा, उधर से घूमूंगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, वो बच्चा मेरा है। विच रूट विल आई टेक? सीधे जाएंगे, डायरेक्ट वाला, यस और नो। यस। याद रखिएगा, उस केस में मेरी बॉडी ने, उस केस में भी मेरी बॉडी में सारी पावर थी, लेकिन उस केस में परमिशन ग्रांटेड नहीं थी। जीवन में याद रखिएगा, आपके पास बड़े गोल बनाने की प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि आपके शरीर में कोई पावर आपको चाहिए। आपके जेनेटिक लेवल पर सारी पावर्स हैं। आपका एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में 100 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके पास एनर्जी देने को तैयार है। सवाल यह है कि परमिशन गारंटीड हुई है नहीं। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर परमिशन पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ गोल सेटिंग पे कर रहा और एक्शन लेने पे कर रहा। अगर इतना आसान हुआ करता सर, हर आदमी करोड़पति होता। कि गोल बनाओ एक्शन लो, गोल बनाओ एक्शन लो। अरे एक्शन तब आएगा जब बॉडी एक्शन लेने के लिए यहाँ परमिशन अवेलेबल हो गया, और परमिशन का नाम है वेगस नर्व, यानी कि यहाँ की सारी इंटेंसिटी आपकी सेल पर जा रही है नहीं जा रही, आपकी ग्लैंड्स एक्टिव हुई नहीं हुई। साइंटिफिकली पढ़ा रहा हूँ, ये रोक रहा है आपको, परमिशन नहीं मिल रही है आपको। सो अगर इसको एक लाइन में बोले तो हमारा इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड अलाइन होना चाहिए पूरी तरह से अलाइनमेंट होगा अंदर से सब कुछ। जो वेगस नाम आपने बोला, माइंड, हार्ट, इनसाइड आउट है आपकी सक्सेस, आउटसाइड इन नहीं है। और ये तीनों बाहर की चीजें बदलेंगी, बाहर का मोटिवेशनल स्पीकर मुझे ठीक करेगा, बाहर की कहानियां मुझे अच्छी लगेंगी, बाहर ये चीज होगी, बाहर बरसात नहीं होगी, ये सब बेकार की बात है। इनसाइड आउट है मोटिवेशन आपका, आउटसाइड इन नहीं है कि मैंने 5 मोटिवेशन की चीजें पढ़ ली, नहीं। इनसाइड आउट बताइए आपका वाई क्या है। व्हाट इज योर वाई? सही है। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ है जो मैं भी कई बार लोगों को बोलता हूँ कि आपका मेरा वाई क्लियर था, इसलिए मैं इतना पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, या फिर इतना मैंने कंटेंट 9 साल से बुक समरीज बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वाई क्लियर हो गया था। प्रॉब्लम मैं नोटिस करता लोगों का वाई क्लियर नहीं है। अगेन उसको अगर होलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो इंटरनल वर्ल्ड पहले अपना सही करा मैंने, अपने आप को समझा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मेरे वैल्यूज़ क्या है, और उन सब चीज़ ये सब अलाइनमेंट था, इसीलिए बुक समरीज हो पाई। वहीं मैं लोगों के सामने बोलूँ जाके तुम बनाओ, कितना भी मैं बोल दूँ, कितना भी लोगों को पैसे दिखा लूँ, कितना भी ऊपर से पुश कर लूँ, वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में होगा कि नहीं, बुक में मज़ा नहीं है, बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो उनके इंटरनल वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, इसीलिए वो लोग कर नहीं पाएंगे। तो आई थिंक यही एक बहुत अच्छा आंसर है। आप NLP के बारे में समझ भी सकते हो, आप अपने आप को और ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस लाना स्टार्ट करो। NLP को जितना स्टडी कर सकते हो मुझे लगता है वो भी करना चाहिए लोगों को। इंटरनल वर्ल्ड को अपने एग्रीमेंट पे लाना चाहिए, तभी आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड भी चेंज होगा। तो ये एक परफेक्ट आंसर आपके सबसे, या कुछ मिसिंग? एग्जैक्टली सेम। सबसे पहले आप अलाइंड हो जाएं। आपके वाई को बनाने का तरीका ये नहीं है कि सिर्फ लिख लें, बल्कि आपकी इमोशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस गोल को पूरा नहीं करूंगा तो आने वाले नुकसान क्या होंगे। और आप इमेजिन करिए कि जो लोग चूक गए हैं अपनी बेहतर हेल्थ के लिए, जो चूक गए हैं पैसा कमाने से, जो चूक गए हैं बेहतर लाइफ को डिज़ाइन करने से, उनका फ्यूचर क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग चारों तरफ मिलेंगे जो घर से बाहर निकाल दिए गए हैं, जो उनका वेट बढ़ चुका है, उनको बीमारियां हो रही है, वो अनाथालय में पड़े हैं, वो एक जनरल वार्ड में पड़े हैं। वह चीज़ मेरे साथ भी तो हो सकती है। जैसे ही मैं इन चीज़ों को देखूंगा, याद रखिएगा, ये थ्रेट, ये पेन मुझे एकदम से गाइड करेगा। और उधर मैं देख लूँ कि अगर मैं अपने गोल्स को पूरा कर लूँ तो मुझे रिवार्ड्स क्या मिलेंगे, और ये रिवार्ड्स दूर तक देख कर आऊँ, 20 साल बाद, 30 साल बाद मेरे बाद क्या लिगेसी होगी। अगर आप इन चीज़ों के साथ जुड़ जाएँ 2-3 दिन के लिए,
किसी रिजॉर्ट में जाके चुपचाप बैठ जाएं। आने वाले पेन्स क्या हो सकते हैं और आने वाले गेन्स क्या हो सकते हैं, इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर राम सर, इतनी अमेजिंग चीज़ें बताने के लिए। इसमें से अगर 10% भी इंसान लोग ले ले और इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो मुझे लगता है काफ़ी सारे अपनी लाइफ में पूरी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर सकता है। और कई बार हमें लगता है कि हम जब सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखें। मुझे लगता है कि यार आपको ना इस पॉडकास्ट में से कोई एक बात पकड़ना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना सिर्फ लोग सीखने के एक लूप में फंस जाते हैं। ये भी एक पैटर्न बन जाता है कि सिर्फ देख रहे हैं पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, देख रहे हैं, बट खुद कुछ कर रहे नहीं है फिर। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉडकास्ट का लास्ट फाइनल मैसेज मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि इस पॉडकास्ट में से जो भी ये लेसन आपको सबसे बेस्ट लगा है, वो आप एक काम करना, कमेंट में भी ज़रूर बता देना जो आपको सबसे अच्छा लेसन लगा, जो आप अप्लाई भी करने वाले हो। मे भी अच्छा लगा वो अलग हो सकता है, अप्लाई करोगे वो भी अलग हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। एनएलपी से रिलेटेड अगर आपको राम सर से और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। जो भी चीज़ है मैं अगेन राम सर को कभी ना कभी वापस बुलाऊंगा और उनसे आपसे आपके क्वेश्चंस उनके सामने लेके आऊँगा ताकि वो बेस्ट पर्सन आपको बेस्ट आंसर्स दे सके। थैंक यू सो मच राम सर अपना टाइम देने के लिए। और एज ऑलवेज हमेशा बहुत मज़ा आता है। कई सारे क्वेश्चंस मैं लिख के रखता हूँ लेकिन आधे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते क्योंकि उन क्वेश्चन के आंसर्स में ही बहुत कुछ मिल जाता है, तो वहाँ ही वैसे ही हुआ अगेन, विच इज़ एन अमेजिंग इंडिकेशन। थैंक यू सो मच राम सर, मिलते हैं वापस से, कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।